हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट की हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या पॉलिनेटिंग एजेंट हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या क्या ऐसे डिवाइसेस हैं जो क्या करते हैं, हम बाहर से पॉलन से क्या कर सकते हैं, स्टिग्मा में हम पॉलिनेशन करा सकते हैं। ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है कि सेम फ्लावर में पॉलिनेशन ना होकर हम बाहर से क्या कर रहे हैं, पॉलन गिरा रहे हैं पिस्टिल पे, ताकि जो वेरिएशन देखने को मिले, जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो। जैसे कि हम लोग पढ़े थे ऑटोगैमी में क्या होता था कि फ्लावर क्या था, बाइसेक्सुअल था, कि फ्लावर के अंदर, सेम फ्लावर के अंदर ही आपको क्या देखने को मिले थे, मेल वाला भी पार्ट था इसमें। ठीक है, इस तरीके से, और फीमेल वाला भी पार्ट था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑटोगैमी यहाँ पे हो जा रहा था, मीन सेल पॉलिनेशन हो जा रहा था। क्लिस्टोगैमस फ्लावर था जो पूरी तरीके से क्लोज था, उसमें 100% क्या देखने को मिल रहा था, ऑटोगैमी देखने को मिल रहा था। कुछ ऐसे भी फ्लावर थे स्पीसीज के जिसमें क्या देखने को मिल रहा था कि फ्लावर जो है वो भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, प्लांट भी बाइसेक्सुअल है, उसमें भी हमें ऑटोगैमी देखने को मिल रहा था। जिटनोगैमी की कंडीशन क्या थी कि बाइसेक्सुअल प्लांट है, मीन्स प्लांट बाइसेक्सुअल था, फ्लावर में क्या थे, यूनिसेक्सुअल। मीन्स मान लीजिए यहाँ पे मेल वाला पार्ट प्रेजेंट है इस फ्लावर में, जो दूसरा फ्लावर है सेम प्लांट का, वहाँ पे फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जेनेटिकली तो सेम है, प्लांट सेम है, फ्लावर भी सेम होंगे, इनके जीन तो सेम है, लेकिन अगर इकोलॉजिकली देखें या फंक्शनली देखें तो ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वेरिएशंस कम आ रहे थे। और हमने फिर लास्ट में देखा था जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या हो रहा था कि प्लांट भी डिफरेंट थे और यूनिसेक्सुअल प्लांट भी था, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे ये मान लीजिए मेल वाला पार्ट है, दूसरा प्लांट है यहाँ पे मान लीजिए ये फीमेल वाला पार्ट है इस फ्लावर में। ठीक है, प्लांट भी डिफरेंट है, दोनों फ्लावर भी डिफरेंट है, तो मतलब यहाँ पे जीन डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे जेनेटिकली भी डिफरेंट प्लांट है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है ये भी क्या है, फंक्शनल इकोलॉजिकली देखने को मिल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब ये है कि हम लोग सेम फ्लावर में, मीन्स जब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मीन्स मेल वाला भी प्रेजेंट है, फीमेल वाले भी, मीन्स स्टैमेन भी प्रेजेंट है, कार्पेल भी प्रेजेंट है, पिस्टिल। तो क्या हो कि हम सेम फ्लावर में ना ऑटोगैमी ना करा के हम बाहर से पॉलन गिरा रहे हैं। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है अपने में ही क्या, अपने फ्लावर में ही क्या करे, पॉलिनेशन खुद से ना कर ले। मीन्स ऑटोगैमी को रोकना है, जिटनोगैमी को रोकना है, हमें जीनोगैमी करानी है। ना प्लांट सेम हो, ठीक है, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में भी क्या हो, पॉलिनेशन ना हो पाए, ना सेम फ्लावर में हो पाए पॉलिनेशन। हमें क्या करना है, हमें जीनोगैमी करानी है, ताकि क्या हो सके, हम अपने हिसाब से अपने डिजायरेबल कैरेक्टर को निकाल सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, ऐसी डिवाइसेस जो क्या करती हैं, आउट ब्रीडिंग कराने में हेल्प करेंगी। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस hermaphrodite flower and pollen grain are likely to come contact with the stigma of the same flower। hermaphrodite का मतलब होता है बाइसेक्सुअल नेचर। ठीक है, जो फ्लावर है ना वो बाइसेक्सुअल, मीन्स फूल के अंदर क्या है, मेल वाले पार्ट भी प्रेजेंट है, मीन्स स्टैमेन प्रेजेंट है, ये सारे साथ में क्या है, फीमेल वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कार्पेल या पिस्टिल। ठीक है, तो ज़्यादा करके जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके फ्लावर में हमको ना बाइसेक्सुअल करेक्ट मतलब नेचर देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें क्या है कि दोनों ही, मेल वाला भी पार्ट प्रेजेंट है, फीमेल वाला भी पार्ट प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि कॉन्टेक्ट में रहते हैं, स्टैमेन भी और पिस्टिल एक दूसरे के क्या होते हैं, बहुत पास पास लोकेटेड होते हैं। तो क्या होता है, ज़्यादा करके चांसेस हो जाता है कि ऑटोगैमी भी हो, लेकिन अगर फ्लावर पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है तो हम ये कह सकते हैं ऑटोगैमी भी हो सकता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन भी कभी कभी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कंटिन्यू सेल पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर एक ही फ्लावर में क्या हो, सेम ही जीन का, मीन्स से एक फ्लावर है बाइसेक्सुअल, जैसे क्लिस्टोगैमस फ्लावर में देखते हैं कि फ्लावर क्लोज्ड है और उसमें क्या हो रहा है, लगातार ऑटोगैमी हो रहा है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, जीन का वेरिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, फ्लावर एक ही प्लांट पे है, एक ही फूल के अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन भी एक ही फूल के अंदर से आ रहा है, और एक ही फूल के अंदर से क्या आ रहा है, कार्पेल वाला पार्ट भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिकली भी सेम है और ऑटोगैमी है। जिटनोगैमी की कंडीशन में क्या होगी, सेम प्लांट है, मीन्स जीन तो सेम है ना, हमको फंक्शनली इकोलॉजिकली क्या दिख रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन प्लांट तो सेम है ना, चाहे फ्लावर यूनिसेक्सुअल ही क्यों ना हो, लेकिन प्लांट तो बाइसेक्सुअल है ना, दोनों ही फ्लावर प्रेजेंट है। तो उसमें क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाती है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है ना, कुछ 2-3 जनरेशन बाद, कह सकते हैं मैक्स टू मैक्स 6 जनरेशन तक, क्या होता है कि उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज। ठीक है, यहाँ पे डिस्करेज का मतलब है कि रोक रही है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट है उसने भी अपने आप में भी, उसने खुद फ्लावर ने भी क्या किया है कि ऑटोगैमी को रोकने की बजाय वो क्या करना चाहता है, क्रॉस पॉलिनेशन करना पसंद करता है, ताकि प्रोडक्टिविटी हाई हो। ठीक है, प्लांट खुद। In some species, the pollen release and stigma respectively are not synchronized. Either the pollen is released before the stigma become respective or the stigma become respective much before the release of pollen. देखिए पहला स्टेप क्या है, प्लांट ने जो खुद से ही क्या किया है ताकि सेम फ्लावर में ऑटोगैमी ना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ स्पीसीज के जो फ्लावर हैं, जो पॉलन है, क्या पता वो पहले ही रिलीज हो जा रहा है।
ठीक। स्टिग्मा अभी पूरी तरीके से क्या है, मेच्योर नहीं हुआ है। फीमेल वाला पार्ट में कार्पेल अभी पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हुआ, लेकिन मेल वाला पार्ट मेच्योर हो गया, मीन्स पॉलन ग्रेन बढ़िया से बन गए। या ये भी हो सकता है कि पॉलन ग्रेन अभी पूरा बने ही नहीं है एंथर के अंदर, ठीक है, मेच्योरिटी नहीं आई है पॉलन ग्रेन की, लेकिन जो कार्पेल है वो पूरा मेच्योर है ताकि पॉलिनेशन हो सके। ये पहला कंडीशन है कि क्या हो सके, इसमें क्या होगा, दोनों अगर अलग अलग टाइम पे मेच्योर हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोगैमी को रोक दिया जाएगा। यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है कि मान लीजिए विंड में या किसी इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलन ग्रेन आ गया, स्टिग्मा पे गिर गया, ठीक है, और एंथर में अभी एंथर के अंदर जो पॉलन है पूरी तरीके से मेच्योर नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि फ्लावर के अंदर कार्पेल अभी मेच्योर नहीं है, लेकिन पॉलन ग्रेन जो स्टैमेन में है, मीन्स एंथर में है, वो बन चुके हैं, मेच्योर हो चुके हैं। वो क्या पता एयर के थ्रू या फिर इंसेक्ट या किसी एनिमल के थ्रू क्या हो, डिस्पर्स्ड हो जाए, ठीक है, बाहर चले जाएं और वो पॉलिनेशन कहीं दूसरे फ्लावर में कर दे, दूसरे प्लांट के, तो ये ऐसा हो सकता है। ये पहला मेथड था ताकि क्या रोका जाए, ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाए। अब दूसरा क्या है, दूसरा है इन सम अदर स्पीसीज। अब कुछ और स्पीसीज के अंदर देखने को मिल रहा है, द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। कुछ स्पीसीज में ये होता है कि मान लीजिए फ्लावर है, ठीक है, यहाँ कार्पेल प्रेजेंट है, लेकिन स्टैमेन बहुत दूर प्रेजेंट है। मीन सेम फ्लावर में, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सेम में देख रहे हैं कि जो स्टैमेन है और जो पिस्टिल है, बोल सकते हैं हम, कार्पेल वाला जो पार्ट है वो कहीं दूर है, मीन्स लोकेशन का डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑटोगैमी होने के कम चांस है, क्योंकि दूर दूर लोकेटेड है। अगर पास होते तो पॉलिनेशन ईजिली हो सकता था, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो दूसरा मेथड ये, पहला ये है, या तो एंथर में क्या हो सके, पहले पॉलन ग्रेन ही मेच्योर हो गया लेकिन स्टिग्मा अभी पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हुआ, या स्टिग्मा पहले मेच्योर हो गया लेकिन पॉलन ग्रेन सही से बन के मेच्योर नहीं हुए। तो ये पहला मेथड है क्या रोकने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा मेथड ये है कि दोनों ही फीमेल पार्ट या मेल पार्ट दोनों ही कार्पेल या फिर स्टैमेन क्या हो, अलग अलग लोकेशन पे लोकेटेड हो, ठीक है, एक ही फ्लावर में क्या हो, दूर दूर हो लोकेटेड हो। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन रोका जा सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे दिया गया है बोथ ऑफ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट द ऑटोगैमी। दोनों ही जो डिवाइसेस हैं ये क्या प्रिवेंट करता है, ऑटोगैमी को प्रिवेंट करता है। हम लोग दो मेथड देख लिए कि क्या होगा, ऑटोगैमी रोका जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन को क्या प्रिवेंट किया जा रहा है, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पूरी प्लानिंग की जा रही है कि पॉलन ग्रेन कहाँ है, दूसरे प्लांट से आए, दूसरे जीन से आए, ठीक है। दूसरे प्लांट का क्या होगा, दूसरा जीन होगा, सेम प्लांट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जेनेटिकली क्या होना चाहिए, वेरिएशन आना चाहिए। अब देखते हैं आगे लिखा है द थर्ड डिवाइस। अब तीसरे डिवाइस के बारे में बात की जा रही है, टू प्रिवेंट द इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कॉम्पैक्टिबिलिटी का मतलब होता है कि फ्यूजन बोल सकते हैं। इनकॉम्पैक्टिबिलिटी का मतलब होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर ना अब क्या होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा। मीन्स अगर मान लीजिए पॉलन गिर भी जा रहे हैं, ये फ्लावर है मान लीजिए, ये है मान लीजिए पिस्टिल फीमेल वाला पार्ट, यहाँ से एंथर है, ये स्टैमेन का मतलब पार्ट है, ये एंथर है, यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ पे गिर भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा ना, जो ये पॉलन गिरे हैं ना, इनमें से इनका जर्मिनेशन नहीं होगा, जो इनमें से पॉलन ट्यूब निकलेंगे ना उनको ही रोक दिया जाएगा, ठीक है। अपने आप में ही क्या हो रहा है, फ्लावर जो है, जो इसके फीमेल वाला पार्ट है, वो अपने आप ही क्या कर रहा है कि सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी कर रहा है कि हम खुद के पॉलन ग्रेन से अपना स्टिग्मा क्या है, पॉलिनेशन नहीं कराएंगे। मीन्स आगे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होना है, ठीक है। तो आगे देखिए, दिस इज द जेनेटिक मैकेनिज्म, ठीक है, ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, मीन्स जीन वाले लेवल पे किया जा रहा है। एंड प्रिवेंट द सेल्फ पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। चाहे एक फूल के अंदर हो सकता है, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर हो तो प्लांट भी बाइसेक्सुअल होगा, ठीक है। और अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो बट सेम प्लांट हो, तब भी प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल है, जीन तो सेम है ना, तो उसको भी रोका जाएगा, चाहे ऑटोगैमी हो चाहे जिटनोगैमी हो। अगर सेम फ्लावर होगा तो ऑटोगैमी की कंडीशन क्रिएट हो रही है। अगर यहाँ पे फ्लावर क्या है, डिफरेंट फ्लावर है, मीन्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक मेल वाला फ्लावर है जिसमें मेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दूसरा फीमेल वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बट प्लांट क्या है, सेम है, ये जिटनोगैमी वाले कंडीशन को भी रोका जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग द पॉलन जर्मिनेशन और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन पिस्टिल, ठीक है। कि अगर फ्लावर, ये देखिए यहाँ पे बाइसेक्सुअल है, यहाँ पे स्टैमेन है, इस तरीके से, ये मान लीजिए पिस्टिल है, इसमें से अगर पॉलन ग्रेन गिरे कहाँ पे, ऊपर वाले पार्ट पे, स्टिग्मा पे, तो यहाँ पे जो जर्मिनेट करेंगे, मीन्स जर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि जो पॉलन ग्रेन जब गिरेंगे ना, तो जो अपर्चर है उसका ऊपर वाली जो एरिया है, लेयर है, ठीक है, वहाँ से क्या होगा, जो पॉलन ट्यूब निकलता है उसको, उसके ग्रोथ को रोक दिया जाएगा ताकि वो ग्रो ना करे स्टिग्मा स्टाइल में, और वहीं से क्या करते हैं, रिजेक्शन कर दिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी, कि खुद के पॉलन से क्या पॉलिनेशन नहीं करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अनदर डिवाइसेस टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। और डिवाइसेस ये हैं कि आप फ्लावर को क्या रहने दीजिए, यूनिसेक्सुअल। मान लीजिए फ्लावर है,
इसमें फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट है, मेल वाला पार्ट प्रेजेंट है। तो आप करिए, क्या करिए, इसको यहाँ से कट कर दीजिए, मेल वाला पार्ट जितने हैं हटा दीजिए, फ्लावर क्या हो गया, फीमेल वाला सिर्फ पार्ट प्रेजेंट है फ्लावर में, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बन गया। जो रिमूवल होता है, एंथर को रिमूव करते हैं अगर हम किसी फ्लावर से, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इमस्कुलेशन, ठीक है। मस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, मेल, मस्कुलेशन, मस्कुलिन, ये मतलब मेल को दर्शाता है। इमस्कुलेटेड फ्लावर का मतलब होता है कि मेल वाला पार्ट को कट करके हटा दिया गया है, पहले से था लेकिन उसको कट करके सीजर्स की हेल्प से या किसी की हेल्प से हम कट करके हटा दिया, बस फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना देंगे तब भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, ठीक है, सच एज कैस्टर एंड मेज मोनोइशियस, इट प्रिवेंट द ऑटोगैमी बट नॉट अ जिटनोगैमी। एग्जाम्पल दिया है, चाहे कैस्टर हो गया या फिर मेज हो गया, इनमें क्या होता है, जिटनोगैमी होता है, ऑटोगैमी नहीं होता। मीन्स कि प्लांट पे क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये मान लीजिए फीमेल वाला है, दूसरा फ्लावर कैसा होगा, मेल वाला होगा, इस तरीके से। प्लांट क्या है, बाईसेक्सुअल है, प्लांट जो होगा बाईसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है। लेकिन फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल, इसमें क्या होगा, ऑटोगैमी नहीं होगा, इसलिए तो लिखा है कि ये प्रिवेंट करते हैं ऑटोगैमी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक फ्लावर में मेल वाला पार्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, स्टैमेन, दूसरे फ्लावर में फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, पिस्टिल या कार्पेल कह सकते हैं। लेकिन प्लांट तो बाईसेक्सुअल है ना, जीन तो सेम है, तो इसमें क्या होगा, चाहे कैस्टर हो गया चाहे मेज हो गया, उसमें हम प्रिवेंट कर सकते हैं ऑटोगैमी, क्योंकि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, प्लांट बाईसेक्सुअल है, बट नॉट जिटनोगैमी, ठीक है। हम जिटनोगैमी नहीं रोक सकते हैं क्योंकि प्लांट, उस प्लांट में दोनों ही फ्लावर लग रहे हैं, मेल और फीमेल वाला दोनों ही। आगे चलते हैं। इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपया, अब पपीते के बारे में बात की जा रही है। द मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, ठीक है, डायसिस कंडीशन है। दिस कंडीशन प्रिवेंट द बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी, ठीक है। पपीता का जो पेड़ है, पपैया का जो पेड़ है, उसमें देखने को क्या मिल रहा है कि प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है, इसीलिए इसको बोला गया है डाइशियस। डाइशियस का मतलब होता है दो घर होते हैं, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट प्लांट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टैमेन प्रेजेंट है इस फ्लावर में, दूसरा प्लांट है पपीता का, ठीक है, पपैया का, यहाँ पे क्या है, फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट है, इस तरीके से। तो क्या हो रहा है, प्लांट यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है, ये भी सेम वही है, यूनिसेक्सुअल कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा वो जीनोगैमी होगा, ठीक है, जीनोगैमी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या, ऑटोगैमी को भी रोका जा रहा है, जिटनोगैमी को। मीन्स एक प्लांट पे क्या होगा, फीमेल वाले पूरे फ्लावर लगेंगे, दूसरे पे मेल वाला, मीन्स प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो ऑटोगैमी 100% नहीं होगी। प्लांट अगर यूनिसेक्सुअल है, सिर्फ उस पर मेल वाला ही अगर प्रेजेंट है फ्लावर, तो वहाँ पे जिटनोगैमी की भी कंडीशन नहीं होगी, जीरो होगा, ठीक है। अगर दोनों ही क्या है, दूर दूर प्रेजेंट है, डिफरेंट, तो वहाँ पे क्या होगा, जीनोगैमी होगा, कि मतलब प्लांट भी है डिफरेंट, फ्लावर भी डिफरेंट है। मीन्स कि एक प्लांट पे सिर्फ मेल वाला लगा हुआ है फ्लावर, दूसरे प्लांट पे सिर्फ फीमेल वाला, तो यहाँ पे जीनोगैमी होगा, यहाँ पे ऑटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों प्रिवेंट किया जाएगा पपीता के प्लांट में, ठीक है। ये सारे जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे पिस्टिल या फिर चाहे हम बोल सकते हैं पॉलन ग्रेन, अगर सेम टाइम पे मेच्योर नहीं हुए, आगे पीछे हुए, तो भी रोका जाएगा क्या, ऑटोगैमी को, ठीक है। या फ्लावर में जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, मीन्स कार्पेल या स्टैमेन की जो लोकेशन है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, तब भी रोका जाएगा। तीसरा जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कि फ्लावर खुद ही नहीं चाहता कि अपने ही सेम फ्लावर में ही क्या हो, अपने पॉलन ग्रेन से पॉलिनेशन हो। उसके क्या होगा, अगर पॉलन ग्रेन गिर भी गया ना स्टिग्मा पे, तो क्या होगा, उसमें से कुछ केमिकल कंपोजिशन की वजह से रोक दिया जाएगा, जो उसका जर्मिनेशन होगा, जो पॉलन ट्यूब निकल रहे पॉलन ग्रेन से, उनको वहीं से क्या किया जाएगा, इनहिबिट, रोक दिया जाएगा कि नहीं, हमको तुमसे पॉलिनेशन नहीं करना है, हमको तो वेरिएशन लाना है। तो हम जो पॉलिनेशन करेंगे वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, मीन्स हम दूसरे प्लांट से सेम ही स्पीसीज रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कैस्टर है सपोज करिए, तो कैस्टर का दूसरे ही प्लांट से आएगा पॉलन ग्रेन, मीन्स आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आगे ये कंडीशन दिया गया है, जैसे कि डायसिस, मीन्स डायसिस का मतलब होता है कि दो घर, ठीक है, मीन्स एक प्लांट पे केवल मेल वाले होंगे फ्लावर, दूसरे पे फीमेल वाले होंगे। मोनोशियस का मतलब होता है एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों फ्लावर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मोनोशियस प्लांट और डायसिस प्लांट। इससे पता चला पपीता में क्या होता है, ऑटोगैमी नहीं होगी, जिटनोगैमी नहीं होगी, सीधे जीनोगैमी होगी, मीन्स वेरिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन कैस्टर हो गया, मेज हो गया, इसमें क्या होगा, ऑटोगैमी प्रिवेंट हो रही है, ऐसे हो रही है क्योंकि फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल है, बट प्लांट बाईसेक्सुअल है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिटनोगैमी होगा, ऑटोगैमी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में कि मान लीजिए फ्लावर है, यहाँ पे क्या होगा, स्टिग्मा है,
ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, पॉलन आके गिर गया। तो कैसे इतने सारे मतलब पॉलन हैं, ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि सेम स्पीसीज का ही पॉलन आके स्टिग्मा पे गिरे। तो कैसे जो पॉलन है, कैसे प्लांट समझेगा कि हमारे स्पीसीज का पॉलन है, ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट करें, इसको जर्मिनेट करें और आगे फर्टिलाइजेशन हो सके। तो वही इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि हम कैसे माने कि तुम हमारे ही खानदान के हो। हाँ, तो कुछ तो होगा। तो वही है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में, यही देखा जाएगा कैसे पॉलन और पिस्टिल एक दूसरे को समझेंगे फिर एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। Pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen, compatible pollen of the same species as the stigma. Pollination कभी गारंटी नहीं देता है कि जो pollen grain हवा से या फिर किसी और pollinated के थ्रू आ रहे हैं, pollinator के थ्रू जो आ रहे हैं, वो क्या कर सके, वो right type के हैं। मीन्स कि पॉलिनेशन कभी गारंटी नहीं कर सकता है कि जो भी पॉलन हवा से या फिर किसी और पॉलिनेटर की मदद से आ रहे हैं, जो पॉलिनेशन करा रहे हैं, वो सेम स्पीसीज का हो। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या होता है। ऑफन द पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट इफ इट इज सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबल ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। क्या होता है कि अगर रॉन्ग टाइप का मतलब क्या होता है कि आप मस्टर्ड का पॉलन कहाँ पे लाके गिरा दीजिए, वीट के प्लांट पे, ठीक है, वीट के स्टिग्मा पे गिरा दीजिए, क्या कभी जर्मिनेशन होगा? क्या आप कभी देखेंगे कि आगे चल के वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा? दोनों अलग ही स्पीसीज है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन है वो गिरेंगे, मिस स्टिग्मा पे जाके वो पॉलिनेशन तो कर देंगे। पॉलिनेशन का सीधा सा मतलब ये है कि ट्रांसफर हो रहा है एंथर से पॉलन ग्रेन किस पे, स्टिग्मा पे। यही एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, ये क्या है, पॉलिनेशन है। अब आगे क्या होगा, अब वो पिस्टिल डिसाइड करेगा कि ये हमारे टाइप का पॉलन ग्रेन है, मीन्स हमारे खानदान का है या फिर बाहर का है। अगर बाहर का होगा तो उसे भगाओ, रिजेक्ट करो, उसके ग्रोथ को रोको, क्योंकि हमें आगे क्या होगा, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पॉलिनेशन तो हो गया सक्सेसफुल, बस फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि स्पीसीज डिफरेंट है ना। तो क्या होगा, ये जो रॉन्ग टाइप के पॉलन ग्रेन होंगे या फिर सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन होंगे, लेकिन अगर सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबल नहीं है, मीन्स जेनेटिकली क्या है कि हमको सेम फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है उससे क्या करना है, उससे पॉलिनेशन नहीं करना, उससे मतलब आगे फर्टिलाइजेशन नहीं कराना उसके मेल गैमेट से। तो उसमें भी क्या होगा, पॉलन ग्रेन तो गिरेंगे। अब उनका क्या होगा, उनको अब कैसे रोका जाएगा उसके बारे में देखिए। द पिस्टिल हैज़ एबिलिटी, पिस्टिल के पास एबिलिटी, जो फीमेल वाला स्ट्रक्चर है कार्पेलिया पिस्टिल, उसके पास एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज राइट टाइप मीन्स कॉम्पैक्टिबल और रॉन्ग टाइप इनकॉम्पैक्टिबल। ठीक है, जो पिस्टिल है उसके पास क्या है, एबिलिटी है कि वो जान सके, समझ सके कि रॉन्ग टाइप का है, मीन्स दूसरे स्पीसीज का तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है बट सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबल नहीं है, कि फ्लावर सेम ही है, मीन्स कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है जहाँ पे एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट है। लेकिन क्या होना है, उनमें से कुछ जेनेटिकली क्या बोल सकते हैं कि वो फ्लावर क्या है, सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबल नहीं है, तब भी उनके पॉलन ग्रेन को जो जर्मिनेशन है उसको भी स्टॉप करेगा पॉलन ग्रेन के। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ इट इज ऑफ राइट टाइप, अगर राइट टाइप का मीन्स सेम स्पीसीज का आ रहा है पॉलन ग्रेन, ठीक है, ऑफ द पिस्टिल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रमोट द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट दैट, अब पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट क्या है, जैसे कि आगे चल के फर्टिलाइजेशन, दैट लेड द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि पॉलन का एंथर से आना कहाँ पे, पिस्टिल वाले पार्ट के स्टिग्मा पे लैंडिंग, बस ये पॉलिनेशन। पोस्ट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, पोस्ट पॉलिनेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, अब आगे देखिए। इफ द पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, अगर पॉलन क्या है, रॉन्ग टाइप का है, मतलब कि अगर सेम फ्लावर है, बाइसेक्सुअल बट फ्लावर में क्या है, सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबल नहीं, मीन्स अपने ही पॉलन ग्रेन से क्या पॉलिनेशन नहीं करना है। ठीक है, इनमें क्या होगा, अब जो रॉन्ग टाइप के हो गए या फिर डिफरेंट स्पीसीज के आ गए हैं, दूसरे स्पीसीज के, मान लीजिए मस्टर्ड का है लेकिन आ गया है किसका, मैंगो का पॉलन ग्रेन आ गया है सपोज करिए। ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे, द पिस्टिल रिजेक्ट द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग द पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टाइल। ठीक है, तो पिस्टिल जो फीमेल वाला पार्ट है वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, रोकने की कोशिश करेगा, कैसे, क्योंकि पॉलन का जर्मिनेशन ना हो पाए। मीन्स पॉलन का जर्मिनेशन का मतलब ये देखिए, ये है फीमेल वाला पार्ट, ठीक है, ऊपर वाला स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये मस्टर्ड का है, ठीक है, मस्टर्ड सरसों का है। ठीक है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन किसका गिर गया, मैंगो का गिर गया, रॉन्ग टाइप का। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन होंगे उनके ऊपर ये इनर है, अंदर का होगा इंटाइन लेयर, बाहर का इस तरीके से लेयर होगा। ठीक है, इस पे छोटे छोटे अपर्चर पाए जाएंगे, तो यहाँ से क्या निकले, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनेशन होने के बाद जो अपर्चर से एक्साइन वाले लेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रॉन्ग टाइप के होंगे पॉलन, तो पिस्टिल क्या करेगा, या तो इनको रिजेक्ट कर देगा कि तुम यहाँ से पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन ना हो, या तो आगे चल के जो स्टाइल में इनका जो पॉलन ट्यूब का इस तरह जर्मिनेशन हो यहाँ पे रोकेगा। मिस स्टिग्मा पे भी रोकने की कोशिश करेगा कि पॉलन ट्यूब यहाँ से निकले ही ना, अगर निकल भी गया तो स्टाइल में क्या करेगा, पूरी तरीके से रोक देगा कि आगे तुम्हारा जगह नहीं है, अब तुम यहाँ से जाओ।
ठीक है। द एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड पिस्टल। ठीक है, ये जो एबिलिटी है पिस्टल की, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है कि जब पॉलिनेशन हो गया उसके बाद पॉलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में क्या होगा, केमिकल रिलीज होते हैं, पता करती है पिस्टल की ये सेम ही स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है कि डिफरेंट स्पीसीज का है, ये कॉम्पैक्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोस ऑफ द पिस्टल। ठीक है, केमिकल कहाँ से निकलेंगे, दोनों से बात कैसे होगी, पॉलन से भी कुछ केमिकल्स निकलेंगे और पिस्टल से भी, दोनों के केमिकल से ही क्या होगा, बात होगी। ठीक है, इनका कि ये सेम स्पीसीज के हैं, कि कॉम्पैक्टेबल है कि नहीं है, कि डिफरेंट स्पीसीज से हैं। ठीक है, इट इज़ ओनली इन द रिसेंट ईयर दैट द बोटेनिस्ट हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पॉलन एंड पिस्टल कंपोनेंट एंड द इंट्रैक्शन लीडिंग टू द रिकॉग्नाइजेशन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। ठीक है, अब जो बोटेनिस्ट हैं, अब रिसेंटली वो लोग जाने हैं कि जो पॉलन है कि सेम स्पीसीज का है कि डिफरेंट स्पीसीज का है, कि कैसे प्लांट के फ्लावर कैसे इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, कैसे इसको ले लेते हैं, कैसे उनको पता चलता है कि उन्हीं की स्पीसीज का ही है। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो आया है पॉलिनेशन के बाद, जो केमिकल से मीन्स पॉलन ग्रेन से और पिस्टल से क्या होंगे, केमिकल के थ्रू बातें होंगी कि वो हमारे ही खानदान के मीन्स हमारी स्पीसीज के ही पॉलन ग्रेन है कि डिफरेंट है, कि कॉम्पैक्टेबल पॉलन है कि नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने पता किया बोटेनिस्ट की किस तरीके से पॉलन और पिस्टल के बीच में एक बातचीत होती रहती है, मीन्स किस तरीके से पिस्टल रिकॉग्नाइज करता है कि उनकी ही स्पीसीज के क्या है, पॉलन है, फिर आगे क्या करना है पिस्टल, अगर रॉन्ग टाइप के होंगे उसे रिजेक्शन करेगा, मीन्स पॉलन ग्रेन की जर्मिनेशन नहीं होने देगा स्टिग्मा में, अगर हो भी गया पॉलन ट्यूब निकल गया तो स्टाइल में जाते जाते उसके ग्रोथ को रोक देगा। अगर सही टाइप के हैं मीन्स सेम स्पीसीज के क्या है पॉलन ग्रेन है, तो उनका क्या करेगा, आगे चल के जर्मिनेशन होने देगा पॉलन ट्यूब का। ठीक है, आगे चलते हैं। एज मेंशन अर्लियर, फॉलोइंग द कॉम्पैक्टेबल pollination, the pollen grain germinate on the stigma to produce the pollen tube through one of the germ pore। ठीक है, germ pore एक germ pore से, ऐसा क्यों बोला है, क्या होगा अगर कॉम्पैक्टेबल है मीन्स अगर राइट टाइप के मिल गए pollen grain, तो ये जो पिस्टिल है ये देखिए पार्ट, ठीक है, ये जो स्टिग्मा पे राइट टाइप की मीन्स मान लीजिए अगर ये मैंगो का है तो या मस्टर्ड, मान लीजिए मैंगो या मस्टर्ड किसी का है, तो अगर ये पॉलन ग्रेन भी क्या है मैंगो का ही गिर रहा है, तो ये आगे जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे गिरे हैं ना, तो इनका तो अंदर वाला इंटाइन लेयर होता है, बाहर वाला एक्साइन है जो डिसकंटिन्यूअस स्पोरोपोलिन का बना हुआ है, तो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो किसी एक अपर्चर से क्या निकलेगा, इस तरीके से पॉलन ट्यूब, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ट्यूब कैसे जर्मिनेशन होगी। अब ये स्टाइल से होते हुए ये मान लीजिए ओवरी है, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक, इस तरीके से ये वाला चलाइजा रीजन हो गया, ये वाला क्या हो गया सिनर्जिड्स है, और ये एक्सेल है मीन्स ये एक अपरेटस हो गए माइकोपाइलर, यहाँ पे एंटीपॉडल्स हो गए और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, इस तरीके से पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन करते हुए माइकोपाइलर से इस तरीके से जाता हुआ कहाँ जाएगा, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे जो फिम्बरी होते हैं ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मीन्स जो फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि तुम आओ, यही रास्ता है, यहीं से तुमको जाना है आगे क्या करने के लिए, सिंगैमी करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। एक एक सेल से क्या होगा, एक मेल गैमेट का फ्यूजन होगा, और ये जो होता है ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाता है, मेल गैमेट फ्यूजन करता है। ठीक है, इस तरीके से होगा। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये जो है ढेर सारे पॉलन ग्रेन गिरे हैं। देखिए ये सेम स्पीसीज के हैं, तभी तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन रोका नहीं गया। यहाँ पे देखिए किस तरीके से पॉलन ग्रेन ऐसे ढेर सारे गिरे, कोई एक ही, अब फर्टिलाइजेशन तो कोई एक ही जाके करेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि सारे पॉलन ग्रेन गिर गए तो ढेर सारा वहाँ पे क्या हो गया, पॉलन ट्यूब बन गया और सब चले गए कहाँ पे, फीमेल गैमेटोफाइट में एम्ब्रियो सैक तक सब पहुँच गए, ऐसा नहीं होगा, कोई एक ही जाएगा। यहाँ पे देखिए ये इसका भी ग्रोथ हो रहा है पॉलन ट्यूब का, यहाँ भी हो रहा है ढेर सारे। अब ये जो इसका इस वाले पॉलन ग्रेन का पूरी तरीके से स्टिग्मा पे ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, स्टाइल से होते हुए यहाँ पे देखिए ये वाला एंटीपोडल्स है 3 सेल, ये वाले देखिए पीछे वाला एक्स सेल है और 2 आगे वाले सिनर्जिड है, मीन्स ये वाला चलाइजा एंड है, ये माइकोपाइलर एंड है, बीच में 2 सेंट्रल सेल पे 2 न्यूक्लियाई, इसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। अब यहाँ से जाता हुआ कहाँ से जाएगा, सिनर्जिड से होते हुए जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये माइकोपाइलर एंड है, यहाँ पे 2 सिनर्जिड के सेल हैं। ठीक है, ये वाला ठीक सिनर्जिड के सेल हैं, इस तरीके से आगे, और एक पीछे जो होगा वो एक्सेल होगा। ठीक है, अब इस सिनर्जिड के सेल में एक खास बात क्या होती है कि जो न्यूक्लियाई होते हैं वो नीचे होते हैं और यहाँ पे वैक्यूल ऊपर पाए जाते हैं। यहाँ पे एक सिनर्जिड का सेल नहीं दिखाया है, यहाँ पे एक्सेल को दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे देखिए ये एक्सेल है, ठीक है, एक सिनर्जिड के सेल को नहीं दिखाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेल को दिखाया था, एक्सेल 2 सिनर्जिड के पीछे होता है। तो एक्सेल में क्या होगा, जो न्यूक्लियाई होती है ऊपर होती है और जो वैक्यूल होता है इनका नीचे होता है। यहाँ पे देखिए सिनर्जिड के जो दोनों सेल होंगे वहाँ पे फिलीफ्रॉम अपरेटस पाया जाता है, यही क्या करता है, गाइड कराता है कि पॉलन ट्यूब आओ भाई, तुमको यहीं से एंट्री करना है। तो जो पॉलन ट्यूब होते हैं वो एंट्री कहाँ करते हैं, जो सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में वहाँ से एंट्री करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेल गैमेट है, ये पॉलन ट्यूब में कौन आ रहा है, मेल गैमेट, और वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है, मीन्स जो वेजिटेटिव सेल है यही क्या बनाते हैं, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं। जो जनरेटिव सेल होते हैं वो क्या करते हैं, माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये सेंट्रल न्यूक्लियाई है। ठीक है, यहाँ पे इसमें सेंट्रल सेल में क्या है, मीन्स पोलर न्यूक्लियाई बोल सकते हैं उनको। आगे देखते हैं,
यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्या होगा, अगर ये पॉलन ट्यूब यहाँ से एंट्री कर गया, ठीक है, सिनर्जिड के सेल से, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, जो फिलीफॉर्म एपरेटस होंगे उनको डायरेक्शन दिखाएंगे, तुमको यहीं से जाना है, ये रास्ता है, ठीक है। तो यहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये जो सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म है वहाँ से एंट्री होगी पॉलन ट्यूब के, और इस तरीके से जाएंगे। जब आगे की तरफ जाएंगे तो एक जो मेल गैमेट होगा एक सेल से क्या करेगा, फ्यूजन कर लेगा सिंगैमी, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई जो है उनसे जाके फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन कह सकते कर लेगा, ठीक है। आगे देखिए, द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेप मूव इन टू द पॉलन ट्यूब, ठीक है, जो कंटेंट है किसमें, पॉलन ग्रेन का, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन में क्या है, पॉलन ग्रेन है ये। यहाँ पे देखिए क्या होगा, वेजिटेटिव सेल मान लीजिए, ये जनरेटिव सेल होगा, ठीक है। जब क्या होता है, जब स्टिग्मा पे जाके गिरते हैं 60% केसेस में क्या होता है, 2 शेल्ड स्टेज होता है पॉलन ग्रेन का। तो जो ये जनरेटिव सेल होते हैं ये आगे माइटोसिस करके क्या बना लेते हैं, मेल गैमेट की फॉर्मेशन कर देते हैं, जैसे ही इस पे जर्मिनेशन हुआ, ठीक है, यहाँ पे मेल गैमेट। 40% केस में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं 3 सेल्ड स्टेज होते हैं, मीन्स वेजिटेटिव सेल तो रहेगा ही, लेकिन जो जनरेटिव सेल होंगे पहले से 2 मेल गैमेट्स बना दिए हैं, ठीक है। तो जो कंटेंट है पॉलन ग्रेन का मीन्स 2 मेल गैमेट्स, वो किसके थ्रू जाते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट के पास, वो जाते हैं पॉलन ट्यूब के थ्रू। आगे देखते हैं, द पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइन एंड रीचेस द ओवरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो पॉलन ट्यूब है ये कैसे ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे पहले स्टिग्मा पे की है, फिर उसके बाद स्टाइल से, और फिर कहाँ जाएंगे, ओवरी की तरफ, वो भी माइकोपाइलर रीजन में जाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर में। आगे देखिए, यू मे रिकॉल दैट इन सम प्लांट, आपने पढ़ा ही होगा, अब क्या पढ़ा होगा, द पॉलन ग्रेन आर सेडेड इन 2 सेल्ड स्टेज, ए वेजिटेटिव एंड अ जनरेटिव सेल, ठीक है। 60% एंजियोस्पर्म में क्या होगा कि ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वेजिटेटिव सेल होगा, और ये क्या होगा, जनरेटिव सेल, ठीक है। जब पॉलन ग्रेन किस पे गिर रहे हैं, स्टिग्मा पे गिर रहे हैं, ये वाला पार्ट में देखिए, ये वाले पार्ट पे जब गिर रहे हैं पॉलन ग्रेन, तो यहाँ पे देखिए 60% एंजियोस्पर्म में क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन होंगे ना 2 सेल्ड स्टेज में होंगे, मीन्स उसमें वेजिटेटिव सेल होगा और जनरेटिव सेल होगा। यहाँ देखिए जो पॉलन ग्रेन गिर रहे हैं 60% एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा कि वेजिटेटिव सेल होंगे, जनरेटिव सेल होंगे। जैसे यहाँ पे जर्मिनेशन हुआ मीन्स आगे पॉलन ट्यूब निकलना स्टार्ट हो गई बाहर वाली जो लेयर है एक्साइन से, तो क्या होगा, जो वेजिटेटिव सेल होंगे क्या हेल्प करेंगे बनाने में, पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करते हैं वेजिटेटिव सेल, लेकिन जनरेटिव सेल आगे माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट बनाना स्टार्ट यहाँ पे करते हैं, वही तो मेल गैमेट जाएंगे इस पॉलन ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइजेशन करने के लिए। लेकिन जो 40% एंजियोस्पर्म होते हैं ना वो 3 सेल स्टेज होते हैं, मीन्स वहाँ पे वेजिटेटिव सेल होगा ही, लेकिन जो जनरेटिव सेल होंगे पहले से ही क्या कर लिए हैं, माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट्स बना लिए हैं। तो जो पॉलन ग्रेन उनके गिरेंगे 40% वाले मीन्स 3 सेल स्टेज के, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन में पहले से ही मेल गैमेट पहले से ही बने होंगे, बस यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म द 2 मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। जो 60% एंजियोस्पर्म है उनमें क्या होता है, 2 सेल स्टेज होता है, मीन्स यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल है पॉलन ट्यूब बनाएगा, जनरेटिव सेल वहीं पे माइटोसिस करेंगे, कहाँ पे, जब जर्मिनेशन हो रहा है पॉलन ट्यूब का स्टिग्मा से, वहीं पे क्या करेंगे, माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, इन द प्लांट विच pollen in the 3 celled condition the pollen tube carrying 2 male gamete from the beginning, ठीक है। जो 40% एंजियोस्पर्म है, ठीक है, वहाँ पे 3 सेल्ड स्टेज है, मीन्स कि वहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल होगा, और पहले से ही जनरेटिव सेल ने क्या किया, माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट बना दिए पहले से ही, पॉलिनेशन के पहले की कहानी है, ठीक है। वो बिगिनिंग से मीन्स स्टार्टिंग से ही क्या है, 2 मेल गैमेट अपने साथ लेके आएंगे, जब पॉलिनेशन होगा तो सिर्फ केवल पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, मीन्स जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पे तो केवल पॉलन ट्यूब बनाएगा, और मेल गैमेट तो पहले से बन चुके हैं। यहाँ पे देखिए, पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी इधर इंटर द ओव्यूल थ्रू द माइकोपाइलर एंड देन इंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई कैसे, स्टिग्मा से स्टाइल, तो ये कहाँ जाएगा, माइकोपाइलर वाले एंड पे जाएगा, और कहाँ से एंट्री करेगा, ये देखिए ये आगे 2 है सिनर्जिड है, एक सेल है, तो यहाँ ये वाले स्ट्रक्चर में देखिएगा कि जो आगे सिनर्जिड होंगे 2 सेल इस तरीके से, तो यहाँ जो फिलीफॉर्म एपरेटस होगा ना इसकी हेल्प से, क्योंकि ये जो सिनर्जिड है इसके पास छोटे छोटे क्या है, थिकनिंग पाए गए हैं किसके, सेल की, ठीक है, सेल वॉल की थिकनिंग है, तो इसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये क्या करते हैं, गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को कि तुम इधर से आओ, यही रास्ता है। आगे देखिए, आगे लिखा है, मेनी रिसेंट स्टडी हैव शोन दैट द फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट माइकोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिड गाइड द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब, कि जो माइकोपाइलर पार्ट है वहाँ पे क्या है, एग एपरेटस पाए जाते हैं, मीन्स 2 सिनर्जिड के सेल, एक एक्सेल, जो सिनर्जिड के सेल होंगे वहाँ पे सेल वॉल की थिकनिंग पाई जाएगी, मोटापा है सेल वॉल का, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। वही क्या करता है, गाइड करता है कि पॉलन ट्यूब की यहाँ से तुमको अंदर जाना है, इधर से ही फीमेल गैमेटोफाइट में तुम्हारी एंट्री है, ठीक है। आगे देते हैं, ऑल दिस इवेंट फ्रॉम द पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल द पॉलन ट्यूब इंटर टू ओव्यूल आर टुगेदर रिफर्स एज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है कि पॉलिनेशन के बाद से, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया, इसके बाद जो पॉलन ग्रेन की जर्मिनेशन हुई, यहाँ पे पॉलन ट्यूब बन गया, और यहाँ पे क्या होगा, मेल गैमेट की एंट्री अंदर हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होना,
60% एंजियोस्पर्म में क्या होगा कि 2 सेल डिस्ट्रीब्यूट होगा, वेजिटेटिव जेनरेटिव। ठीक है, यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे इस तरीके से गिर जाएंगे ना यहाँ पे, तो क्या होगा कि आगे चल के यहाँ पे जब जर्मिनेशन होगी पॉलन ग्रेन में, मीन्स कि यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनेगा, तो जो वेजिटेटिव सेल होंगे वो पॉलन ट्यूब बनाने की हेल्प करेंगे और जनरेटिव सेल क्या करेंगे, 2 मेल गैमेट बनाएंगे। लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि पहले से ही मेल गैमेट्स बने हुए हैं। ठीक है, आगे चल के वेजिटेटिव सेल को केवल पॉलन ट्यूब बनाना, और कहाँ से जाएगी एंट्री, यहाँ से एंट्री होगी। ठीक है, ये जो माइक्रोपाइलर एंड है ये फीमेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर में यहाँ से एंट्री होगी। वो भी कौन गाइड कर रहा है, यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए सिनर्जिट में जो प्रेजेंट है फिलीफॉर्म एपरेटस, ये गाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन मीन्स पॉलन ट्यूब का बनना, और मिल गैमेट नहीं बने तो मिल गैमेट्स बनेंगे जनरेटिव सेल से, वहां से लेके कहाँ ओव्यूल तक एंट्री जो हो रही है पॉलन ट्यूब की, यहाँ से और यहाँ तक, इसी को बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि एज, देखिए ऐसा सारे जो इवेंट्स है इन्हीं को हम बोलते हैं कि जो पॉलन ग्रेन का यहाँ पे जर्मिनेशन हो रहा है, यहाँ पे देखिए जो इवेंट कहाँ से, पॉलन का डिपोजिशन हुआ मीन्स पॉलिनेशन होने के बाद का स्टिग्मा पे, और पॉलन ट्यूब की एंट्री कहाँ हो रही है, ओव्यूल में। इस पूरे इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक मीन्स पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन से लेके ओव्यूल की तक की एंट्री पॉलन ट्यूब की। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हीं को ही क्या कहते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। आगे देखिए, as pointed out earlier, the pollen pistil interaction are dynamic process involving the pollen reorganization followed by promotion और inhibition of the pollen। ठीक है, जो pollen pistil interaction है क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है। मीन्स कि यहाँ पे पिस्टिल और pollen के बीच में क्या हो रहा है, केमिकल के थ्रू बातें हो रही है कि तुम हमारे ही स्पीसीज के हो या डिफरेंट, तो पिस्टिल क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी। ये डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, बिना पिस्टिल की इजाजत से कोई भी पॉलन ग्रेन ना जर्मिनेशन नहीं करेगा, चाहे पॉलिनेशन हो ही गया हो क्यों नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। द नॉलेज गेन इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग the pollen pistil interaction even in इनकॉम्पैक्टाइल पॉलिनेशन टू गेट अ डिजायर हाइब्रिड। क्या होता है कि जो ये नॉलेज मिल गई जब बोटेनिस्ट को, ठीक है, तो अब आगे क्या होगा, आगे जो प्लांट ब्रीडर हैं, जो प्लांट में क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग करा रहे हैं, ठीक है, वो लोगों को पता चलेगा कि पिस्टिल और पॉलन के बीच में क्या होता है, केमिकल के थ्रू बातें होती है, तभी जाके पिस्टिल पॉलन ग्रेन को आगे जाने की इजाजत देता है, मीन्स जर्मिनेशन होने देता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो प्लांट ब्रीडर हैं वो क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करके अपने हिसाब से, मान लीजिए किसी दूसरे स्पीसीज का पॉलन किसी दूसरे फ्लावर के पिस्टिल पे गिरा के क्या करा रहे हैं, पॉलिनेशन करा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, यू कैन इजिली स्टडी द पॉलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पॉलन फ्रॉम द प्लांट सच एज पी, चिकपी, कोलेट्रिया, बेल्सम, विनेकावा ऑन द ग्लास स्लाइड कंटेनिंग अ ड्रॉप ऑफ द शुगर सोल्यूशन अबाउट 10%। ठीक है, कुछ आपको पॉलन जर्मिनेशन अगर देखने हैं तो आप पी ले लीजिए, मटर ले लीजिए, चिक पी ले लीजिए, हाँ, क्रोटैलेरिया ले लीजिए, बल्सम ले लीजिए, विनकावा ले लीजिए। ये सबको क्या करना है आपको, शुगर सोल्यूशन में जो 10% शुगर सोल्यूशन में, इस पानी में 10% क्या डाल दीजिए, शुगर डाल दीजिए, उसमें आप उसको स्लाइड पे रख लेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप में, लो लेंस माइक्रोस्कोप में आप क्या देखेंगे कि 15 से 20 मिनट बाद, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे अंडर द स्लाइड लो पावर लेंस माइक्रोस्कोप, यू आर लाइकली टू सी द पॉलन ट्यूब कमिंग आउट फ्रॉम द पॉलन ग्रेन। अब देखने को मिल गया कि जब पॉलिनेशन होगा उसी के 15-20 मिनट बाद क्या होगा, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पॉलिनेशन आज हुआ 4 दिन बाद क्या हो रहा है, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन, नहीं, क्योंकि हर पॉलन ग्रेन की अपनी अपनी वाइबिलिटी है। ठीक है, कि मान लीजिए पॉलन ग्रेन बन गया, ठीक है, मैच्योर हो गया, अब जब वो रिलीज हुआ, एंथर से टूट के बाहर निकला, तो कुछ जैसे हमने देखा था कुछ सीरस थे, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, उस पर क्या पॉलन ग्रेन को 30 मिनट में ही क्या करना है, आगे फर्टिलाइजेशन 30 मिनट के अंदर में कर लेना, नहीं तो वाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, पॉलिनेशन अगर बाद में हुआ तो कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि उनके अंदर फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं आगे चल के। तो क्या होगा कि अगर आप पी ले लीजिए, चिक पी ले लीजिए, कोरेटेरिया ले लीजिए, बल्सम ले लीजिए, विनाकावा ले लीजिए, 10% किसका है, शुगर सोल्यूशन का ड्रॉप डालिए। ठीक है, और लो माइक्रोस्कोप में देखिए, लो लेंस माइक्रोस्कोप आप देखेंगे 15-30 मिनट बाद कि पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, ए ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑफन जनरा टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर टू प्रोड्यूस कॉमर्शियली सुपीरियर वैरायटी। जो ब्रीडर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो क्या करता है, डिफरेंट स्पीसीज के क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को इकट्ठा करेंगे। मान लीजिए आलू का पॉलन ग्रेन को कहाँ गिरा दिए, टमाटर के पिस्टिल पे गिरा दीजिए। उनको देखना है कि कॉमर्शियली कि पैसा कमाने के लिए अच्छा अगर कोई उसका प्रोडक्ट बन गया तो उसको मार्केट में क्या कर सकें, बेच सकें। ठीक है, तो ऐसा काम करते हैं कि वो डिजायरेबल कैरेक्टर को देखते हैं कि डिफरेंट प्लांट में कुछ और है, डिफरेंट प्लांट में कुछ और है, सबका हर प्लांट में के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे कैरेक्टर होंगे, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि दूसरे स्पीसीज के क्या करते हैं, पॉलिनेशन करा देते हैं और देखते हैं कि आगे चल के जो प्रोडक्ट है वो बनेगा कि नहीं, मीन्स कि फ्रूट की फॉर्मेशन होगी कि नहीं, सीड की फॉर्मेशन होगी कि नहीं, कि पिस्टिल क्या है, डिफरेंट स्पीसीज के जो पॉलन है उनको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा।
ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ द क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें क्या होता है कि बाहर से हम अपने मुताबिक जो हमको पसंद है, जिस पॉलन चाहिए, हम उसको क्या करते हैं, पिस्टिल पे डस्टेड करते हैं, मीन्स पिस्टिल पे गिराते हैं ताकि आगे चल के पॉलन ग्रेन की जर्मिनेशन हो, फिर फर्टिलाइजेशन हो सके। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है कि यहाँ पे हम अपने हिसाब से, हम बाहर से क्या करें, पॉलन देखा जाए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ठीक है, हम अपने हिसाब से गिरा रहे हैं, तो हम बाहर से पॉलन ला रहे हैं, और ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है। In such crossing experiment, it is very important to make sure that only the desired pollen are used for pollination and the stigma is protected from contamination from unwanted pollen. This is achieved by the emasculation and bagging technique. ठीक है, जो हम क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मीन्स आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि फ्लावर में देखिए कि जो आप करने जा रहे हैं, डस्टिंग करने जा रहे हैं, मान लीजिए फ्लावर बाइसेक्सुअल हो गया, ठीक है, वहाँ पे फीमेल वाला पार्ट भी प्रेजेंट है, पिस्टिल, वहाँ पे स्टेमन है वो भी प्रेजेंट, तो आप ध्यान दीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पे पॉलन अपने हिसाब से गिराने वाले हैं जो पिस्टिल पे, वो पहले से ही जो फ्लावर में प्रेजेंट है पॉलन, इससे तो नहीं पॉलिनेशन हो गया, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो फ्लावर के लिए क्या करेंगे, ये जो मेथड है आप आर्टिफिशियली या हाइब्रिडाइजेशन करें या फिर क्रॉसिंग करा रहे हैं, मीन्स आप क्रॉस पॉलिनेशन को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, फ्लावर को सेम पॉलन ग्रेन से, मान लीजिए फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसी स्टेमन के पॉलन ग्रेन कहीं पिस्टिल पे क्या करें, स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट ना करे, मतलब कि ऑटोगैमी को रोकना है, और बाहर से कहीं खुद से ही क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए, कहीं दूसरे प्लांट से ही या दूसरी जगह से कहीं से पॉलन ना आ जाए। तो हमें क्या करना है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमें अपने हिसाब से जो हमारे लिए डिजायरेबल कैरेक्टर हो उस पॉलन को हमको लाना है। तो ये कैसे अचीव होगा, ये होगा अचीव इमस्कुलेशन। मीन्स इमस्कुलेशन का मतलब क्या है कि जो एंथर वाला पार्ट है, मेल वाला पार्ट है, उसे कट कर देना है। मस्कुलेशन का मतलब होता है मेल वाला पार्ट, इमस्कुलेशन का मतलब मेल वाले पार्ट को हटा देना है, ठीक है। एंड बैगिंग टेक्निक, बैगिंग टेक्निक का मतलब जो फीमेल फ्लावर है ना उसको क्या करना, हमको बाहर से कवर कर देना है, ठीक है, ताकि कहीं बाहर से आउट ब्रीडिंग ना हो जाए, मीन्स आउट पॉलिनेशन ना हो जाए, ठीक है। आगे देखिए, इफ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द फ्लावर बट बिफोर द एंथर डेस्सेंस यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉरस्केप इज नेसेसरी। दिस स्टेप इज रिफर्स टू एज इमस्कुलेशन। क्या होता है कि ज़्यादा करके जो फ्लावर होते हैं ना वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि यहाँ पे फीमेल वाले पार्ट भी प्रेजेंट है, कार्पेल और स्टेमन प्रेजेंट है, इस तरीके से। तो क्या होगा, ज़्यादा करके जब फ्लोरल मीन्स जब बर्ड स्टेज में होगा तो उस स्टेज में क्या करेंगे, फ्लावर के अंदर से जो ये स्टेमन है ना इनको क्या करेंगे, रिमूव कर दिया जाएगा ताकि जो फीमेल है वो बची रहे, मीन्स इससे इसका पॉलिनेशन ना हो जाए, मीन्स ऑटोगैमी को रोकना है, ठीक है। इसी को कहते हैं इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन में क्या होगा कि एंथर के डेस्सेंस होने से पहले, मीन्स पॉलन ग्रेन मैच्योर होने से पहले ही क्या कर देना है कि जो स्टेमन वाला पार्ट है उसको रिमूव कर देना, मीन्स एंथर को कट करके हटा देना है ताकि पॉलिनेशन ना हो जाए, ठीक है, सेल पॉलिनेशन ना हो। आगे देखते हैं, इमस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ अ सुटेबल साइज एंड जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन। दिस प्रोसेस कॉल्ड बैगिंग, ठीक है। इमस्कुलेशन कर दिया गया बाइसेक्सुअल फ्लावर में जिसमें मेल और फीमेल वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, अब मेल वाले पार्ट को हटा दिया गया, तो फिर भी हमको क्या करना है, फ्लावर को तो कवर करना है ना। जो फ्लावर है, फ्लावर में क्या किया गया, ये मान लीजिए ये कार्पेल है, स्टेमन है, इसको क्या किया गया, हटा दिया गया, इसको रिमूव कर दिया, तो इमस्कुलेशन हो गया। लेकिन जो फ्लावर है अब क्या हो गया, इसमें फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट है, इस इमस्कुलेटेड फ्लावर है, मीन्स एंथर को रिमूव कर दिया गया। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो यहाँ पे सिर्फ ऑटोगैमी और फ्लावर तो एक्सपोज है, बाहर से भी क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, जब इमस्कुलेटेड फ्लावर कर दिया, मीन्स जब हम लोग एंथर को रिमूव कर दिए, तो हमें जो फीमेल वाला पार्ट है उसको भी बचाना है ताकि बाहर से क्या हो, पॉलिनेशन ना हो जाए, क्रॉस पॉलिनेशन ना हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बैगिंग। इसको किससे कवर किया जाता है, बटर पेपर से। फूल को बाहर से ही क्या करते हैं, कवर कर देते हैं पूरा। आगे देखिए, when the stigma of the bag flower attain the respective mature pollen grain collected from the anther of the male parents are dusted on the stigma and the flower are rebagged and the fruit allowed to be developed, ठीक है। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे उनमें क्या होगा, फीमेल वाला पार्ट भी प्रेजेंट होगा, मिस कार्पेल या पिस्टिल, और साथ में स्टेमन वाला पार्ट भी प्रेजेंट होगा, मेल वाला, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं इमस्कुलेशन, मींस एंथर को रिमूव करना। अब फ्लावर में क्या है, सिर्फ फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट है, तो इसको क्या करेंगे, बटर पेपर से कवर कर देंगे ताकि बाहर से कोई पॉलन इसको पॉलिनेशन ना कर दे, ठीक। इसके बाद क्या होगा, जब ये फीमेल वाला पार्ट क्या हो जाए, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाए, तो हम अपने मन के अकॉर्डिंग, जो हमारा मन कहेगा, जो हमको डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए, हम उस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन को इस पे क्या करेंगे, डिस्पर्स कर देंगे, मींस गिरा देंगे, पॉलिनेशन करा देंगे खुद से। यही आर्टिफिशियल है, ठीक है। ये मतलब क्रॉस पॉलिनेशन भी शो कर रहा है और आर्टिफिशियली मीन्स हम अपने हिसाब से गिरा रहे हैं। फिर इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे ताकि फिर आगे चल के क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो, फ्रूट बने और सीड की फॉर्मेशन हो।
आगे चलते हैं। इफ द फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड फॉर द इमस्कुलेशन। अगर मान लीजिए जो फीमेल पेरेंट्स है मीन्स एक ऐसा फ्लावर जो यूनिसेक्सुअल, सिर्फ वहाँ पे फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, वहाँ पे इमस्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि जब मेल वाला पार्ट प्रेजेंट नहीं है तो उसको हटाने की क्या जरूरत है। वहाँ पे अब क्या किया जाएगा, द फ्लावर जो फीमेल फ्लावर होगी बर्ड आर बैक्ड बिफोर द फ्लावर ओपन, ठीक है, वो जब बर्ड वाली स्टेज में होगी तभी उसको क्या करेंगे, बटर पेपर से पूरी तरीके से कवर कर देंगे, ठीक है। व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिस्पेक्टिव द पॉलिनेशन इज कैरी आउट यूजिंग द डिजायर पॉलन एंड द फ्लावर इज रीबैक्ड, ठीक है। जब पूरी तरीके से जो पिस्टिल वाला पार्ट है मैच्योर हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, पॉलिनेशन करने के लिए हम बाहर से क्या करेंगे, स्टिग्मा पे लैंडिंग कराएंगे, क्या, पॉलन को, ठीक है, अपने हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्लावर को फिर से रिबैक्ट कर दिया जाएगा ताकि आगे चल के फिर से वो क्या बनाए, फ्रूट्स की फॉर्मेशन करें। यहाँ पे देखिए, जब फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल का मतलब कि वहाँ पे ऐसा फूल जिसमें दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मेल वाला फीमेल वाला, तो वहाँ पे क्या होगा, इमस्कुलेशन करना पड़ेगा। पहले फ्लावर से एंथर वाले मीन्स जो एंथर है या फिर स्टेमन वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। फीमेल वाला पार्ट को रहने देंगे और उसको क्या करेंगे, बैक कवर कर देंगे बाहर से बटर पेपर से। फिर उसके बाद जब पूरी तरीके से जो स्टिग्मा है पूरी तरीके से मैच्योर होगी तो हम क्या करेंगे, बाहर से पॉलिन ग्रेन गिरा देंगे, मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन करा देंगे या फिर अपने हिसाब से हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फ्लावर को रीबैक्ड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम उसको छोड़ देंगे और आगे चल के क्या होगा, फॉर्मेशन होगा फ्रूट और सीड का। लेकिन अगर हम बोल सकते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, सिर्फ फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या नहीं होगा, इमस्कुलेशन नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, बर्ड स्टेज में ही फ्लावर को क्या कर दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। जब पूरी तरीके से जो स्टिग्मा है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गए तो हम क्या करेंगे, बाहर से पॉलन ग्रेन गिरा देंगे, फिर से उसको रिबैक्ट कर देंगे और छोड़ देंगे ताकि आगे चल के क्या बने, फ्रूट और सीड बन जाए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर इंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड द पॉलन ट्यूब रिलीज द 2 मेल गैमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। आपने यहाँ देखा था कि सिनर्जिड में ही जो माइकोपाइलर एंड है, यहाँ देखिए, यहाँ इस तरीके से यहाँ पे देखिए पॉलन जर्मिनेशन हो गया स्टिग्मा पे, फिर स्टाइल से होते हुए पॉलन ट्यूब कहाँ जा रहा है, माइकोपाइलर वाले एंड में, ये वाला देखिए, 2 आगे सिनर्जिड है और एक एक्सेल है, ठीक है। यहाँ से एंट्री करेगा पॉलन ट्यूब, तो क्या करेगा, जो पॉलन ट्यूब है उसमें 2 मेल गैमेट्स आ रहे हैं साथ में, तो वो कहाँ से एंट्री करेंगे, जो साइटोप्लाज्म है सिनर्जिड के वहाँ से एंट्री करेंगे। जो ये फिलीफॉर्म अपरेटस है, मीन जो साइटोप्लाज्म में आपको देख रहे हैं कि जो फिलीफॉर्म अपरेटस ये क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है कि इधर ही से तुमको आना है। तो ये किस तरीके से जाएंगे, यहाँ जो साइटोप्लाज्म है सिनर्जिड के यहाँ से जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे दोनों मेल गैमेट्स। फिर बाद में क्या होगा कि ये सिनर्जिड के जो दोनों सेल होंगे डिजेनरेट हो जाएंगे, उनका काम खत्म हो जाएगा। उनका काम यही है कि पॉलन ट्यूब को क्या कर देना, रास्ता देना। इसी के थ्रू क्या करेंगे, आगे चल के मेल गैमेट अंदर पहुंचेंगे, कहाँ, फीमेल गैमेटोफाइट में, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा दोनों मेल गैमेट्स का, आगे देखिए, वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द एक्स सेल एंड फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस थस कंप्लीटिंग द सिंगैमी। जो एक मेल गैमेट्स है वो क्या करेगा, एक्स सेल से जो एक अपरेटस में 2 सिनर्जिड है रास्ता दिए वो डिजेनरेट हो गए। फिर क्या करेंगे, आगे चल के क्या होगा, जो एक्स सेल उससे क्या होगा, एक मेल गैमेट फ्यूजन कर लेगा, तो क्या कर लेगा, सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल जाइगोट, ठीक है। जो एक्स सेल होगा वो भी हैप्लॉइड है और जो मेल गैमेट वो भी हैप्लॉइड है, दोनों ही आगे फ्यूजन करके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट बना दिए, ठीक है। आगे देखिए, द अदर मेल गैमेट, अब दूसरा जो मेल गैमेट है वो क्या करेगा, मूव टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूज विद देम टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसे हम पेन कहते हैं, ठीक है। जो पोलर न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी एन है, ये भी एन है, एक मेल गैमेट यहाँ पे गया उनके साथ फ्यूजन कर लिया तो अब क्या हो जाएंगे, 3 एन हो जाएंगे, मीन्स ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा। तो एक मेल गैमेट क्या करेगा, जाके एक्सेल से फ्यूजन कर लेगा और दूसरा मेल गैमेट जाके जो पोलर न्यूक्लियाई हैं 2 उनसे फ्यूजन करके ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा। आगे देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोल देंगे, पेन बोल देंगे। एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इट इज टर्म एज ट्रिपल फ्यूजन। इसे हम क्या बोलेंगे, जैसे सिंगैमी को क्या बोलते हैं, फ्यूजन को, जब एक मेल गैमेट किससे जाके मिल गया, या बोल सकते हैं मेल न्यूक्लियाई किससे जाके फ्यूजन कर दिया, एक के न्यूक्लियस से फ्यूजन कर दिया, तो वहाँ पे सिंगैमी हो गई, वहाँ पे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन रहा जाइगोट, ठीक है। अगर एक दूसरा मेल गैमेट क्या करेगा, जो पोलर न्यूक्लियाई उनके साथ फ्यूजन कर दिया, वहाँ पे ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन, मीन्स 2 न्यूक्लियाई क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। Since 2 type of fusion, syngamy and triple fusion, take place in the embryo sac, the phenomena is termed as the double fertilization, an event unique to the flowering plant। देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिला, जो एम्ब्रियो सैक है फीमेल की, उसमें हमको क्या देखने को मिला कि 2 टाइप के फ्यूजन हो रहे हैं। एक फ्यूजन जो एक मेल गैमेट है एक सेल के न्यूक्लियाई से फ्यूजन कर रहा है, सिंगैमी कर रहा है, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट बना रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है कि 2 पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है उससे क्या हो रहा है, मेल गैमेट फ्यूजन कर रहा है और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ये इन दोनों को क्या बोलेंगे, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को ही क्या मिला के क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, कि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक। आगे देखते हैं, द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप इनटू
एंडोस्पर्म व्हाइल द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जब फर्टिलाइजेशन में, जब बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, मीन्स मेल गैमेट एक्सेल को भी फर्टिलाइज कर दिया, ठीक है, सिंगैमी भी हो गया, ट्रिपल फ्यूजन भी हो गया पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो क्या होगा, जो सेंट्रल सेल होगा, ठीक है, उसको फर्टिलाइजेशन के बाद उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। ये आगे चल के क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। यही जो सेल है, जो सेंट्रल सेल, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और फिर आगे जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा उसमें क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म बनाएंगे, और जाइगोट आगे और डेवलप करके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ये माइक्रोपायलर एंड है, ये चलाइजा एंड है, ठीक है। चलाइजा एंड में आप देख रहे हैं एंटीपोडल खत्म हो गए, उनका कोई काम नहीं, लेकिन जो माइक्रोपायलर एंड था, यहाँ पे दो सिनर्जिड थे। जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ पे एंट्री किया तो सिनर्जिड भी क्या हो गए, डीजनरेट हो गए, ठीक है। एक जो मेल गैमेट होगा वो एक सेल की न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। दूसरा जो मेल गैमेट होगा दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करके क्या बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएंगे, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, मींस 3n रहेगा, ठीक है, क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट तो 3n हो गया ना। और ये जो सेंट्रल सेल है, फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें बदलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, और आगे चल के जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा तो यही जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होंगे ये आगे चल के क्या बना देंगे, एंडोस्पर्म बनाएंगे, ठीक है। और जाइगोट किसमें बदलेगा, एम्ब्रियो में बदलेगा। अब देखिए जाइगोट का किस तरीके से डिफरेंशिएशन हो रहा है। जाइगोट के जो सेल है माइटोसिस करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले क्या बनाएंगे, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ठीक है। ये जो इस यहाँ तक जो है ये इसको बोल सकते हैं कि ये अर्ली फेज हैं एम्ब्रियो के, एम्ब्रियोजेनेसिस के, कि एम्ब्रियो बनने के, तो इसको बोलेंगे ग्लोबुलर एम्ब्रियो। फिर ये देखिए हार्ट शेप का एम्ब्रियो है, मीन्स इसका जो शेप है हार्ट का जैसा है, ठीक है। और यहाँ पे सस्पेंसर में यहाँ पे ढेर सारे सेल हैं। फिर ये देखिए मेच्योर एम्ब्रियो है, मेच्योर एम्ब्रियो में आप देख रहे हैं रेडिकल वाला पार्ट है यहाँ पे, ये वाला पार्ट प्लीम्यूल का है, यहाँ पे कॉटिलिडन है, इस तरीके से, ठीक है। तो जो प्लीम्यूल है यहाँ से क्या निकलेंगे, यहाँ से रूट टिप निकलेंगे, ठीक है, यहाँ पे शूट टिप निकलेंगे, यहाँ से शूट निकलेंगे, ठीक है, बाहर आगे स्टेम बनेंगे, ठीक। और यहाँ से क्या निकलेंगे, रेडिकल से रूट, याद रखिए रेडिकल, आर लिखा है तो आर फॉर रूट, रूट से याद करिए, यहाँ पे रूट टिप निकलेंगे, और जो प्लीम्यूल है यहाँ से शूट टिप निकलेंगे, मीन्स स्टेम के टिप निकलेंगे। आगे देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट में क्या देखेंगे, फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन द इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट आर कलेक्टिवली टर्म एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म किससे बनेगा, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थे वो किसमें बदलेंगे, एंडोस्पर्म में बदलेंगे, और जो जाइगोट थे वो आगे डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएंगे, ओवल जो है वो सीड बनाएंगे, ओवरी क्या है फ्रूट। इन चारों को मिला के हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। आगे देखते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रिसीडेड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, कि जो एंडोस्पर्म है ना उसका डेवलपमेंट के बाद ही क्या करते हैं, वो आगे एम्ब्रियो को डेवलप होने देते हैं। ऐसा क्यों, क्यों पहले एंडोस्पर्म बनता है फिर जाके एम्ब्रियो डेवलप होता है, मीन्स फिर जाके जाइगोट अपने आप को डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है। क्यों, उसका रीजन क्या है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, ठीक है। जो एंडोस्पर्म के सेल है ना वो क्या करते हैं, लगातार डिवाइड करते रहते हैं और क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म के टिश्यूज बनाते हैं, ठीक है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। ये सेल एंडोस्पर्म के क्यों डिवाइड करते हैं, ताकि ढेर सारा क्या बना सके, खाना बना सके, और यही खाना यही न्यूट्रिशन किसको चाहिए, जो एम्ब्रियो आगे बनेगा, ठीक है, जो जाइगोट धीरे धीरे किसमें ग्रो कर जाएगा, एम्ब्रियो में, ठीक। इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द पेन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गेट राइज ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। मोस्ट कॉमन टाइप में क्या होता है, जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, जो पेन है मींस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, ये आगे और ढेर सारा क्या करते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन करते हैं, ताकि वो ढेर सारा न्यूक्लियस बना सके, ठीक है। मींस एक सेल रहेगा, मान लीजिए एंडोस्पर्म, उसमें जो न्यूक्लियाई है ढेर सारा डिवीजन, मींस काइरोकाइनेसिस हो रहा है, ढेर सारे सेल बन रहा है, बट यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं, मींस साइटोप्लाज्म टूट नहीं रहा है, यहाँ पे सेल की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कि जब ढेर सारी न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है और साइटोप्लाज्म नहीं बन रहा है, तो इस स्टेज को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से क्या लग रहा है, कि यहाँ पे फ्रीली केवल न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है। सब्सिक्वेंटली द सेल वॉल फॉर्मेशन अकर एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर, ठीक है। जब सेल वॉल बन जाएंगे फिर इसके बाद जो एंडोस्पर्म होंगे वो सेलुलर, मतलब जो ढेर सारे न्यूक्लियस बन चुके हैं फ्रीली डिवाइड होकर, अब उनके ऊपर क्या होगा, सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी और वो सेलुलर हो जाएंगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म। द नंबर ऑफ द फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलाइजेशन वेरिड ग्रेटली, ठीक है। जो ढेर सारे न्यूक्लियस डिवीजन हुए हैं, मतलब कि ढेर सारे न्यूक्लियस बन चुके, वो जरूरी नहीं है कि सब में सेम हो, वो डिफरेंट हो सकते हैं, उनका नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। सेलुलर होने के पहले मीन्स सेल वॉल आने के पहले
The coconut water from the tender coconut that you are familiar with is nothing but the free nuclear endosperm made up of thousands of nuclei and the surrounding white kernel is the endocellular endosperm. ठीक है, जो कोकोनट वाटर पीते हैं, हम एग्जांपल देते हैं, जो कोकोनट वाटर, जो कच्चा कोकोनट लेते हैं, वाटर जो पीते हैं, वो वाटर क्या है, जो कोकोनट में क्या होगा, ढेर सारे जो वाटर है ना, उसमें ढेर सारे ना न्यूक्लियस है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, ठीक है, ये भी एंडोस्पर्म है, ठीक है। लेकिन आप साइड में देखेंगे तो मलाई होगा, जब कोकोनट देखेंगे अंदर से तो व्हाइट व्हाइट कुछ दिखेगा, वो व्हाइट व्हाइट जो कर्नल है ना, उसी को बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, मीन्स ऐसे एंडोस्पर्म जिसके ऊपर क्या हुआ, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। कोकोनट वाटर में ढेर सारे न्यूक्लियस हैं जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, वाटर को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे, लेकिन जो साइड साइड में मलाई है कोकोनट के अंदर, उसे हम बोलते हैं व्हाइट कर्नल को सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक, क्योंकि वो एंडोस्पर्म पे क्या गए, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई है। आगे देखते हैं, एंडोस्पर्म में भी आइदर कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। कभी कभी क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है ना, पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा, ठीक है। जैसे पी में हो गया, ग्राउंड नट, बीन में हो गया, जो पी है, ग्राउंड नट है, बीन है ना, उसमें जब एंडोस्पर्म जो बने रहते हैं वो पूरा डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको खत्म कर देता है, उसमें कुछ नहीं बचता है। बिफोर सीड मैच्योरेशन, सीड के मैच्योर होने के पहले ही, और इट में भी, कुछ में क्या होता है, इट में भी प्रसिस्ट इन द मैच्योर सीड लाइक कैस्टर हो गया, कोकोनट, एंड बी यूज ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, ठीक है। कुछ में क्या होगा, एंडोस्पर्म पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा एम्ब्रियो बनते बनते, ठीक है, जैसे पी हो गया, ग्राउंड नट हो गया, बीन हो गया, लेकिन कुछ में क्या होगा, एंडोस्पर्म बचे रहेंगे कुछ, ठीक है। मैच्योर सीड होने से पहले क्या होंगे, कुछ एंडोस्पर्म यूज हो जाएंगे डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा, और कुछ क्या होंगे, बचे होंगे, जैसे एग्जांपल हो गया कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया। और जो बचे एंडोस्पर्म होंगे ना, जब आगे चल के कैस्टर या कोकोनट के सीड वो जर्मिनेट करेंगे, तो वहाँ पे जब सीड जर्मिनेशन होगा उस समय क्या होगा, वो जो बचा हुआ एंडोस्पर्म है उसका यूज होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एम्ब्रियो के बारे में। एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड। एम्ब्रियो कहाँ डेवलप करेगा, माइक्रोपाइलर एंड पे करेगा, क्योंकि वहीं पे क्या है, जाइगोट बना है, तो जाइगोट से क्या बनेगा, अब एम्ब्रियो बनेगा। मोस्ट जाइगोट डेवलप ओनली आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। ज़्यादा करके जो जाइगोट होते हैं ना, वो आगे डेवलप मीन्स आगे एम्ब्रियो बनाते हैं तब जब कुछ एंडोस्पर्म बन जाते हैं, क्योंकि एंडोस्पर्म से उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, तभी आगे क्या बनेंगे, धीरे धीरे वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेंगे। दिस इज एन एडॉप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये एक ऐसा एडॉप्टेशन है जिसकी वजह से क्या है, पूरी तरीके से श्योर है कि जब एंडोस्पर्म कुछ बन जाएंगे तो उनको न्यूट्रिशन मिलेगा और वो इजीली क्या करेंगे, आगे डेवलप कर देंगे एम्ब्रियो को। दो, द सीड डिफर ग्रेटली, द अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो को उसे बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी, आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉटिलेडन एंड डाइकॉटिलेडन, ठीक है। जो शुरुआती के दौर होते हैं, सीड तो वैसे भी डिफरेंट होते हैं, जब आप मोनोकॉट सीड देखेंगे तो वहाँ पे एक कॉटिलेडन मिलते हैं, डाइकॉट देखेंगे तो वहाँ पे दो कॉटिलेडन मिलते हैं। लेकिन अगर हम एम्ब्रियोजेनी की बात करते हैं, अर्ली एम्ब्रियोजेनी मीन्स बोल सकते हैं कि जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन है पहले, मैच्योर एम्ब्रियो बनने से पहले वाला जो स्टेज है, उसमें देखने को मिलेगा कि मोनोकॉटिलेडन हो या फिर डाइकॉटिलेडन हो, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सीड तो डिफरेंट है, मोनोकॉटिलेडन रहेगी तो एक कॉटिलेडन होगा, डाइकॉटिलेडन रहेगी तो दो कॉटिलेडन रहेगा। लेकिन अगर हम इनके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन की बात करते हैं, अर्ली एम्ब्रियो स्टेज की बात करते हैं, अर्ली स्टेज की, तो वहाँ पे क्या होगा, सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी। आगे देखिए, यहाँ पे पिक्चर दिया है 1.13, ये वाला देखिए, ये वाला जो है डाइकॉट का है, डाइकॉट एम्ब्रियो है। यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है प्लीम्यूल है, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से शूट टिप निकलेगा, स्टेम निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे दो कॉटिलिडन है, ये है हाइपोकोटाइल मीन्स नीचे वाला, ये रेडिकल है, इस पे रूट कैप है, रेडिकल से रूट की फॉर्मेशन होगी और रूट कैप यहाँ लगा हुआ, ठीक है। अब ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलेगा कि एक साइड, ये देखिए एक साइड क्या है, स्कॉटिलिडम है, मीन्स कि इनको बोलते हैं मोनोकॉटिलिडन में जो कॉटिलिडन है उसको बोलते हैं स्कैटुलम, ठीक। यहाँ पे देखिए कॉलीपेटाइल है, यहाँ पे शूट एपेक्स, यहाँ से ये जो प्राइमोडियल लीफ प्राइमोडियल देख रहे हैं, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से स्टेम की फॉर्मेशन होगी, और उसके ऊपर की जो कवरिंग है, अनडिफरेंशिएटेड कवरिंग, इसको हम बोलते हैं कॉलीपेटाइल। ये है एपिब्लास्ट, जिसका कोई मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई इसका फंक्शन नहीं है, नॉन फंक्शनल है ये, ठीक है। आगे देखिए, ये है रेडिकल, ठीक है, रेडिकल से रूट की फॉर्मेशन होगी, यहाँ से याद कर लीजिए, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट की फॉर्मेशन, ठीक है, रूट टिप है यहाँ से। फिर यहाँ पे नीचे रूट कैप है, और रूट कैप के ऊपर क्या है, कॉलियोराइजा है, मीन्स अनडिफरेंशिएटेड सीट है, और यहाँ से क्या होगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा रूट कैप को, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग डायग्राम देख लिए। अब यहाँ पे लिखा गया है, द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो का मतलब अभी मेच्योर नहीं हुआ है, एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर फॉर्म, हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो। हम लोग यहाँ पे देखे थे ना स्ट्रक्चर कि पहले क्या था, प्रो एम्ब्रियो में कौन बना था, ग्लोबुलर शेप हो रहा था, हार्ट शेप हो रहा था, फिर जाके मैच्योर। तो जो मोनोकॉटिलिडन होंगे चाहे डाइकॉटिलिडन होंगे, वहाँ पे ग्लोबुलर भी सेम बनेगा, दोनों में ही हार्ट शेप जो होगा एम्ब्रियो भी सेम बनेगा दोनों में, लेकिन जो मैच्योर एम्ब्रियो होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, A typical dicotyledonous embryo consists of a embryonal axis two cotyledon. The portion of the embryonal axis above the label of cotyledon इसे epicotyle कहेंगे। epi का मतलब upper, ठीक, which terminate with the plumule or the stem tip, and the cylinder below, जो portion below है label of
किसके बिलो, कॉटिलिडन के नीचे, इसे हम हाइपोकोटाइल कहेंगे। दैट टर्मिनेट इट्स लोअर एंड, इसे हम रेडिकल है रूट टिप कहेंगे। द रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप। ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला इसी की बात कर रहा है कि अगर हम देखें इस तरीके से, ये मान लीजिए कॉटिलिडन है, ठीक है, एक कॉटिलिडन दूसरा, अगर ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर इसे हम प्रीम्यूल बोल देंगे, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो नीचे वाला स्ट्रक्चर हम इसको बोल देंगे, इसको बोलेंगे एपिकोटाइल बोल देंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल। ठीक, ये जो ऊपर वाला प्रीम्यूल होगा ये क्या करेगा, स्टेम की फॉर्मेशन करेगा, और जो नीचे वाला है रेडिकल ये रूट की फॉर्मेशन करेगा, और साथ में रूट कैप भी लगे होंगे। ठीक है, यहाँ पे वही डायग्राम बना है कि यहाँ पे दो कॉटिलिडन है, डाइकॉट्स की बात किया गया है। ये जो हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल का मतलब है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है, अगर ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे दिया होगा तो उसे बोलेंगे एपिकोटाइल बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे रेडिकल है, रेडिकल का मतलब यहाँ पे से रूट निकलेगा और रूट कैप भी यहाँ प्रेजेंट है, और ये प्लूमूल है, यहाँ से स्टेम की फॉर्मेशन होगी, स्टेम का टिप है ये। ठीक, आगे दिया है एम्ब्रियो ऑफ द मोनोकॉटिलिडन पॉजेज ओनली वन कॉटिलिडन इन द ग्रास फैमिली। द कॉटिलिडन इज कॉल्ड स्क्वेटुलम दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ, या लेटरल बोल सकते हो ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये मोनोकॉट्स का है, ज़्यादा करके हम बात करते हैं ग्रास फैमिली क्या है, मोनोकॉटिलिडन है। तो यहाँ जो स्क्वेटुलम है ना ये कॉटिलिडन को ही बोल रहा है, उसका नाम है, एक ही कॉटिलिडन यहाँ पे देखिए प्रेजेंट है। ये एक साइड है, लैटरल साइड है, किसी एक साइड है। ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ से शूट, एपिक से यहाँ से शूट निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उसके ऊपर एक अनडिफरेंशिएटेड सीथ है, मींस कवरिंग है, इसको बोलते हैं कॉलियोपिटाइल, कवर किया है। ये इपिब्लास्ट है जो जिसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये इसको हम बोल सकते हैं नॉन फंक्शनल है। और ये देखिए रेडिकल है, रेडिकल से क्या निकलेगा, रूट निकलेगा, फिर इसके बाद रूट कैप होगा, फिर रूट कैप के ऊपर क्या होगी, कवरिंग होगी, इसे हम कॉलियोराइजा बोलते हैं। ये भी क्या है, अनडिफरेंशिएटेड सीथ है। तो ये किसका है, ये स्ट्रक्चर है ग्रासेस का, या बोल सकते हैं मोनोकॉटिलिडन का। ठीक है, आगे लिखा है एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज अ रेडिकल एंड द रूट कैप इनक्लोजेस इन अनडिफरेंशिएटेड सीथ कॉल्ड द कॉलियोराइजा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, एक साइड क्या है, एक कॉटिलिडन प्रेजेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वेटुलम बोलते हैं। ठीक है, दूसरे साइड क्या देखने को, मतलब एक लेटरल साइड, एक किनारे है। ठीक है, दूसरे साइड हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए शूट एपेक्स है, यहाँ से क्या निकलेंगे, शूट निकलेंगे, ये कॉलियोपिटाइल हो गया, इपिब्लास्ट हो गया, और यहाँ पे क्या है, रूट निकलेंगे रेडिकल, और रूट कैप है, उसके ऊपर एक कवरिंग है, इसे बोलते हैं कॉलियोराइजा। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि जो कवरिंग है वो क्या है, अनडिफरेंशिएटेड है, मीन्स पूरी तरीके से डिफरेंशिएटेड सीथ नहीं है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉलियोराइजा। किसकी कवरिंग है, रूट कैप की कवरिंग है। ठीक है, किसमें, मोनोकॉटिलिडन में। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ स्क्वेटुलम इसे कहते हैं एपिकोटाइल। ठीक है, स्क्वेटुलम, यहाँ पे कोटाइल का मतलब क्या है, कॉटिलिडन से, कॉटिलिडन के अगर ऊपर होगा, ये मान लीजिए कॉटिलिडन है, अगर उसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर होगा तो हम एपिकोटाइल बोलेंगे, उसके नीचे वाला स्ट्रक्चर हो गया तो हम इसे हाइपोकोटाइल बोलेंगे। ठीक है, एपिकोटाइल हैज अ शूट अपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोडिया इंक्लोजिंग अ हॉलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर, इसे कॉलियोपिटाइल बोलेंगे। ठीक है, जो एपिकोटाइल है उसके पास क्या है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए शूट अपेक्स देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर क्या है, ये लीफ के प्राइमोडियम, मीन्स यहाँ से ही क्या होंगे, लीफ की फॉर्मेशन होगी, स्टेम की फॉर्मेशन होगी, और आगे चल के एक प्लांट की पूरी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये अनडिफरेंशिएटेड सीथ है ये भी क्या है, कॉलियोपिटाइल है, या ये भी क्या है, ऊपर से कवरिंग कर रहा है, हॉलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ सीड दिए गए हैं, आप इनको क्या करिए, पानी में रखिए, जैसे कि वीट हो गया, मेज हो गया, पी हो गया, चिक पी हो गया, ग्राउंड नट हो गया, पूरी रात भर, और देन स्प्लिट द सीड एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एंड द सीड। फिर आप उसको तोड़िए और फिर उसमें देखिए कि कौन कौन से पार्ट उसमें आपको दिख रहे हैं। ठीक है, जो है सीड। ठीक है, सीड तो हर कोई जानता है, बीज। ठीक है, सीड होता क्या है, अब सीड के बारे में अब क्या पढ़ेंगे। जैसे हम लोग ने देखा था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में 4 चीज़ें बनती हैं, मैं एक बार रिकॉल करा रही हूँ। पहला होता है एंडोस्पर्म, दूसरा बनेगा एम्ब्रियो, क्योंकि जब पहले एंडोस्पर्म कुछ बन जाएंगे तब जाके ज़्यादा करके जो प्लांट्स हैं उनमें फिर एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है। उसके साथ साथ जो ओव्यूल होते हैं वो सीड बनाते हैं और ओवरी फ्रूट बनाते हैं। ठीक है, तो जो एंडोस्पर्म है और एम्ब्रियो है इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग सीड के बारे में पढ़ेंगे और फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चारों इवेंट क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट और स्ट्रक्चर है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सीड। ठीक है, अब सीड के बारे में पढ़ते हैं, क्या लिखा है एनसीईआरटी में। इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एंजियोस्पर्म या बोल सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट में जो सीड है ना, या फ्रूट, सीड फ्रूट दोनों ही क्या होते हैं कि ये प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, अब सीड के बारे में पढ़े तो सारी चीज़ें अब सीड के बारे में दी गई है। अब देखिए, इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब एज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, ओव्यूल फर्टिलाइज्ड होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीड क्या है, ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ठीक, सीड आर ऑफन इनसाइड द फ्रूट। जो सीड होते हैं ये फॉर्म्ड होते हैं ना फ्रूट के अंदर। आप कोई भी फ्रूट्स खाते हैं, सपोज करिए आप मैंगो खा रहे, सीड अंदर है। ठीक है, पपैया खा रहे, पपैया में भी सीड कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड प्रेजेंट है। आगे चलते हैं। वही सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलिडन एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक सीड के पास क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, मान लीजिए मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ डाइकॉटिलिडन का। ठीक है, सीड का, ये ऊपर इस तरीके से क्या होंगे, सीड कोट होंगे, मीन्स हम बोल सकते हैं छिलका।
हम लोग कहते हैं ना बीच का छिलका है, कवरिंग है, वो हो गया सीड कोट। इसके साथ दो कॉटिलिडन हमको देखने को मिले और साथ में क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से जब सीट होगी तो ये ग्रो करेगा तो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये ऊपर की तरह ग्रो कर गया तो इसे एपिकोटाइल कहेंगे, नीचे की तरह ग्रो रहेगा तो हम इसे हाइपोकोटाइल कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। द कॉटिलिडन ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली थिक होंगे एंड स्वॉलन ट्यूब ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ द फूड रिजर्व एज इन लेग्यूम्स। ठीक है, जो कॉटिलिडन होते हैं ना वो इतने मोटे क्यों होते, इतने फूले हुए क्यों होते, क्योंकि उनमें खाना स्टोर होता है। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है, खाना भरा होता है। जैसे कि हम लेग्यूमिनस प्लांट की बात करते हैं, दाल की जितनी भी वैरायटी है, जैसे हर चीज़ की दाल है, अरहर की दाल है, ठीक है, मूंग की दाल है, चने की दाल है, ये सब जो दाल है ना लेग्यूमिनस प्लांट, इनको हम लोग इसीलिए खाते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, ढेर सारा खाना स्टोर होता है उनके सीड में। ठीक है, जो उनका स्वैलन कॉटिलिडन है उनमें क्या है, ढेर सारा खाना स्टोर है। तो आगे देखिए, जो कॉटिलिडन है ना उसमें क्या होता है, वो थिक होते हैं, ठीक है, किसी सीड में, और स्वॉलन होते हैं क्योंकि वहाँ पे खाना स्टोर होता है। आगे चलिए, मेच्योर सीड में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, जो मेच्योर सीड होंगे वो किस तरीके से होंगे, या तो एल्ब्यूमिनस होंगे या तो नॉन एल्ब्यूमिनस होंगे। अब एक एक करके पढ़ते हैं। नॉन albuminous seed have a residual endosperm as it completely consumed during the embryo development, example pea and groundnut। क्या होता है, जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब होता है कि वहाँ पे खाना बचा हुआ है सीड में। ठीक है, जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा था ना वो पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को नहीं खत्म किया था, मीन्स सारी न्यूट्रिशन नहीं लिए थे, कुछ खाना बचा था, तो उसे हम बोलते हैं ऐसी सीड को जिसमें खाना भी बचा हुआ है कॉटिलिडन में, उसे हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। और जिनमें खाना जो ये है एंडोस्पर्म जो बना होगा, जो खाना बना हो उसमें स्टोर होगा एंडोस्पर्म में ना, वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो पूरी तरीके से उसे कंज्यूम कर ली होगी उस समय जब डेवलप कर रही थी, जाइगोट से एम्ब्रियो बन रही थी। उसमें क्या है कि अब जो वो सीड है अब मेच्योर होने के बाद उसमें खाना नहीं बचा, तो हम उसके कॉटिलिडन में, तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है पी एंड ग्राउंडनट। ठीक, अब पढ़ते हैं एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में। रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एट इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एग्जाम्पल है इसका व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर। ठीक है, जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें रिटेन मीन्स बचा हुआ होता है, क्या एंडोस्पर्म के कुछ खाने अभी उसमें बचे हुए हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन बचा हुआ है, ताकि जो आगे जब सीड जर्मिनेशन होता है यही जो एंडोस्पर्म बचा हुआ है यही न्यूट्रिशन से क्या होता है, सीड का जर्मिनेशन बहुत ईजिली हो जाता है। ठीक है, तो जो एल्ब्यूमिनस सीड थे यहाँ पे क्या है, खाना बचा, और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में क्या हो रहा है, वही खाना जो है एंडोस्पर्म का वो पूरी तरीके से उसी समय यूज हो गया जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा था। तो एल्ब्यूमिनस सीड में क्या होगा, खाना जो है वो बचा हुआ रहेगा और आगे चल के हेल्प करेगा सीड जर्मिनेशन में। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर। Occasionally in some seed such as the black pepper beet remnant of the nucellus is also persistent. This residual persistent nucellus is called पेरिस्पर्म। ठीक है, पेरिस्पर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियस का जो सेल है ना ये अभी भी कुछ सीड में बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अब एंडोस्पर्म की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे न्यूक्लियस सेल की बात कर रहे हैं। जो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर था उसके बगल में न्यूक्लियस सेल थे जो एम्ब्रियो सैक को भी क्या कर रहे थे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये कुछ सीड में ना ये कुछ सीड में इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस के सेल प्रेजेंट रहते हैं। तो जो न्यूक्लियस के सेल है ना किसमें प्रेजेंट है, उनको इनमें प्रेजेंट है, ये ब्लैक पेपर हो गया, बीट हो गया, कैस्टर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैस्टर में भी ये प्रेजेंट होते हैं। जो रिमेनेंट न्यूक्लियस है किसी सीड में, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। मीन्स बचा हुआ जो न्यूक्लियस है किसी सीड में बचा हुआ है, मतलब वहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो हम उस टर्म को क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। इंटीग्यूमेंट ऑफ द ओविल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। जो हम लोग इंटीग्यूमेंट देते हैं ना वो क्या है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में, एक बार स्ट्रक्चर को ही दिखा दे रही हूँ, एक बार मैं स्ट्रक्चर को दिखा दे रही हूँ आपको, 1 मिनट दिखाती हूँ। ये रहा, ये देखिए, यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला यहाँ पे देख रहे हैं बीच में क्या है, एम्ब्रियो सैक है, उसके साइड साइड में यहाँ पे सेल है। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े सेल हैं। ठीक है, इनमें क्या है, खाना भरा है, यही है न्यूक्लियस के सेल। कुछ सीड में, कुछ ज़्यादा सीड में नहीं, कुछ ही सीड में क्या होता है कि न्यूक्लियस के सेल भी प्रेजेंट होते हैं, सीड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मीन्स ये पूरा स्ट्रक्चर, ये ओवरी जो बाहर वाला है वो किस में बदल जाएगा, फ्रूट में, और जो ओवरी वाला पार्ट है ये सीड में बदल जाएगा। उसके बाद भी कुछ में न्यूक्लियस के सेल प्रेजेंट है, जैसे कि कैस्टर हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, बीट हो गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। आगे देखिए, जो न्यूक्लियस के सेल है उसके ऊपर क्या है, कोटिंग है, मीन्स यहाँ पे लेयर है किसी सेल, मतलब किसी वॉल के, इसी को क्या बोलते हैं, इनर इंटीग्यूमेंट। ये अंदर की तरफ जो बाहर होगा उसको आउटर इंटीग्यूमेंट कहते हैं। जब ओवल किसमें डेवलप होता है, सीड में, तो जो आउटर इंटीग्यूमेंट होता है ये चेंज होता है किसमें, इसको बोलते हैं टेस्टा। ठीक है, और इनर किसमें चेंज होता है, इसको बोलते हैं टेगमेन। ठीक है, टेस्टा और टेगमेन बनते हैं। मीन जो सीड होता है ना, जो सीड कोट हम लोग देखते हैं, छिलका वही है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सीड में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, इंटीग्यूमेंट ऑफ द ओवल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। जो इंटीग्यूमेंट है ना ये आगे चल के क्या होंगे, हार्ड हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, जब ओवल किसमें बदलेगा, सीड में। और जो इंटीग्यूमेंट है, जिस आउटर इंटीग्यूमेंट जो था
आगे का स्ट्रक्चर जो बाहर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था वो टेस्टम बदल जाएगा, जो इनर इंटीग्यूमेंट थे अंदर की तरफ वाले जो थे स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के पास वाले, वो किस में बदल जाएंगे, टेगमन में। तो ये क्या बनाएंगे, एक टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट बनाएंगे। जो हम लोग छिलका देखते हैं ना, मान लीजिए आप चने का जो भुना हुआ चना है या फिर चने के ऊपर का जो सीड कोट है उसको हटाइए, वो यही है, प्रोटेक्टिव लेयर है या फिर बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, सीड कोट है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, द माइक्रोपाइलर रिमेन ए स्मॉल पोर ऑफ द सीड कोट। जो माइक्रोपाइलर एंड था, जैसे यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है, ये वाला एंड मान लीजिए चलाई, तो यहाँ पे एंटीपोडल है, ठीक है। बीच में सेंट्रल सेल है, यहाँ पे 2 पूरा न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और नीचे वाला एंड क्या है, यहाँ पे 2 सिनर्जिड प्रेजेंट है, एक एक्स सेल है। ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड। अब ये आगे जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये सब चेंज होने लगेंगे, यहाँ पे जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और बीच में क्या होंगे, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइक्रोपाइलर एंड होगा ना, जहाँ से एंट्री होती है किसका, पॉलन ट्यूब का, यहाँ पे क्या होगा, एक छोटा सा पोर या बोल सकते हैं एक छोटा सा छेद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे छोटा, तो वो जो माइक्रोपाइलर रिमेन है वहाँ पे क्या होगा, एक स्मॉल पोर होगा, जैसे कि हम किस में देख सकते हैं अगर विजुलाइज करें, सीड कोट में। जो सीड होता है इस तरीके से, मान लीजिए ये सीड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना माइक्रोपाइलर, यहाँ पे क्या होगा, होल होगा, ताकि यहाँ से क्या हो सके, सारी चीज़ें अंदर आ सके सीड के अंदर, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, दिस फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जो माइक्रोपाइलर एंड है, अभी जो यहाँ पे मैंने सीड बनाया इस तरीके से, यहाँ पे जो होल है ना, जो पोर है यहाँ पे, यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा और वाटर आएगा, ताकि क्या हो सके, सीड का जर्मिनेशन हो सके, ठीक है। अब आगे देखिए, एज द सीड मेच्योर, जैसे जैसे सीड अब क्या होगा, मेच्योर होगा, इस वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई, 10 to 15% मॉइस्चर बाई वेट, ठीक है। जब सीड बनेगा उसमें कुछ पानी रहेंगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा, सीड ना ड्राई होने लगेगा, उसमें से वाटर कंटेंट क्या होंगे, कम होने लगेंगे। तो कितने बचेंगे, रिलेटिवली 10 से 15% होगा मॉइस्चर बाई वेट, जितने मॉइस्चर में वेट है उतना ही क्या होगा उसमें प्रेजेंट है, 10 to 15% बस उसका, ठीक है, सीड के अंदर। आगे देखते हैं, द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन, द एम्ब्रियो में बी इंटर द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डॉर्मेंसी, और इफ द फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, जैसे कि एडिकेट मॉइस्चर हो गया, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर, दे जर्मिनेट, ठीक है। जो सीड है आप देखते होंगे कि मार्केट में चने की सीड, बहुत सारी सीड्स मिलती हैं, तो वो क्यों वहाँ पे जर्मिनेट नहीं करती, इसलिए नहीं करती है ना कि जो सीड है ना अब वो डॉर्मेंसी फेज में चली गई, मीन्स उसकी जो एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो गई है। सीड के अंदर क्या होगा, रिएक्शन चल रहा है बट बहुत स्लो चल रहा है, वो आगे जर्मिनेट नहीं करेगा, तो यही इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी। बोल सकते हैं कि रेस्टिंग स्टेट में चला गया है, बट मेटाबॉलिक रिएक्शन अंदर हो रहा है, सीड मरा हुआ नहीं है, सीड के अंदर ना रिएक्शन हो रहे हैं बहुत स्लो, मतलब बहुत धीरे हो रहे हैं, तो वो अपने इनएक्टिविटी फेज में चला गया है, ठीक है। तो अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गई, मतलब कि अगर आप मॉइस्चर दे दिए, ऑक्सीजन दे दिए, सुटेबल टेम्परेचर मिल गया और सॉइल में हम उसको रख दिए, तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा, हमें जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा अपने फेवरेबल कंडीशन में। आगे चलते हैं, एज ओव्यूल mature into seed and the ovary develop into fruit, that is the transformation of the ovule into seed and ovary into fruit proceeded simultaneously, ठीक है। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट में क्या होगा, ओव्यूल किस में मैच्योर हो जाएंगे, सीड में, ओवरी चेंज होंगे फ्रूट में। ये दोनों चीज एक साथ होती है कि एक तरफ ओवरी किस में बदलता रहेगा, फ्रूट में, दूसरी तरफ जो ओव्यूल है अंदर वो सीड में बदलेगा। ये दोनों ही प्रोसेस एक साथ, ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है एक साथ होता है, ऐसा नहीं होता कि पहले फ्रूट बने फिर सीड, नहीं, दोनों साथ साथ बनते हैं। आगे चलते हैं, द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प, ठीक है। जो वहाँ पे ओवरी का वॉल होगा, वो बाहर का जो वॉल होगा ना, ये आगे चल के क्या बनाएंगे, फ्रूट का वॉल बनाएंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन की इवेंट की सारी कहानी चल रही है। द फ्रूट में बी फ्लैशी एज इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा, और मे बी ड्राई एज इन दी ग्राउंड नट, मस्टर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। जो फ्रूट्स हैं बहुत टाइप के हैं, फ्लैशी मतलब गूदेदार हो सकते हैं, ठीक है, उसमें पल्प ज़्यादा है, जैसे गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, या फिर ड्राई भी हो सकता है, जैसे कि ग्राउंड नट हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गई, या फिर मस्टर्ड के जो सीड हैं वो भी क्या है, फ्रूट है, वो एक्चुअली क्या है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक। मेनी फ्रूट हैव एवॉल्व मैकेनिज्म ऑफ द डिस्पर्सल सीड, ठीक है। बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं इनके पास मैकेनिज्म है कैसा कि सीड को क्या कर सके, डिस्पर्स कर सके, मीन्स अपने आप को, जैसे पॉलिनेशन में क्या हो रहा था कि एंथर से क्या कर रहे थे हम लोग, पॉलन ग्रेन को दूसरी जगह, जो जहाँ पे भी फ्लावर में फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट है, मीन्स पिस्टिल है, वहाँ पे क्या पॉलिनेशन कर रहे थे। ऐसे ही क्या है, जो फ्रूट्स हैं उनके सीड के पास भी ऐसा मैकेनिज्म है कि वो डिस्पर्स करके फिर ग्रो कर जाए, आगे जाके जर्मिनेट कर जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे दिया है, In most plant, by the time of the fruit develop from ovary, the other floral part degenerate and fall off, ठीक है। ज़्यादा करके प्लांट्स की बात करते हैं कि जब फ्रूट डेवलप होता है, ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट। हमेशा याद करिए, सब में नहीं होता है, ये ज़्यादा करके जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ओवरी से फ्रूट बनता है, ठीक है। जब ओवरी से फ्रूट बनता है, अंदर क्या होता है, ओवरी से सीड बनेगा, और उसके ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर थे, मान लीजिए फ्लावर तो क्या है, फ्लावर के और भी सारे पार्ट्स थे, पिटल्स थे, वो भी गिर जाएंगे, ठीक है। जो कलरफुल पिटल्स थे, सिपल्स थे जो प्रोटेक्ट कर रहे थे बड़ी स्टेज में, वो भी हट जाएंगे, ठीक है। मेल वाला जो पार्ट है वो भी रिमूव हो जाएगा, प्रेजेंट है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्ट्रक्चर क्या होंगी, अपने आप धीरे धीरे डीजेनरेट्स होने स्टार्ट हो जाएंगी।
आगे चलते हैं। हाउ एवर इन फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू एक्सेट्रा द थैलमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट द फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कैशू हो गया, इन तीनों में क्या होते हैं, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू। ठीक है, ASC, आप इससे याद रखें, ASC से। ठीक है, ASC, या इससे नहीं याद हो रहा तो आप मैं एक और शॉर्ट कर दूँ, सैक, सैक से याद करिए, सैक, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, SAC, सैक से याद करिए। S फॉर स्ट्रॉबेरी, A फॉर एप्पल, C फॉर कैस्यू। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल्स याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट जो बन रहा है ना, ओवरी से नहीं बन रहा है, थैलमस से बन रहा है। थैलमस वाला पार्ट क्या था, ये नीचे वाला था, जहाँ से फीमेल वाला पार्ट जुड़ा था, जहाँ से स्टैमेन भी निकले थे, जहाँ से पीटल्स जो निकल रहे थे कलरफुल, जहाँ से सिपल्स निकले थे, ये जो नीचे थैलमस जो रेस्पेक्टिव पार्ट है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ इनका फ्रूट बनना स्टार्ट हो रहा है। किसमें, सैक में। अब सैक क्या है, S फॉर स्ट्रॉबेरी, A फॉर एप्पल, C फॉर कैस्यू। ठीक है, इनमें हमको क्या देखने को मिलता है कि जो थैलमस है, इससे क्या होता है, फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि ओवरी से नहीं बन रहा है। अगर ओवरी से बनता तो हम इसे कहते हैं ट्रू फ्रूट है, लेकिन ओवरी की जगह अब थैलमस से बन रहा है तो हम इसे क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। ठीक, आगे देखते हैं। मोस्ट फ्रूट हाउ एवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट। ज़्यादा करके जो फ्रूट है वो कहाँ से डेवलप होते हैं, ओवरी से, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एज देयर आर फ्यू स्पीसीज। अब कुछ स्पीसीज के बारे में बात की गई है इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं फ्रूट की फॉर्मेशन तब होगी जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सीड की फॉर्मेशन तब होगी जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जहाँ पे फ्रूट बन जाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। जैसे हम लोग ने पढ़ा था पार्थेनोजेनेसिस, बच्चे पैदा हो जा रहे थे बिना मेल के गैमेट के फ्यूजन से, मतलब कि फीमेल का ही जो गैमेट था, मीन्स जो फीमेल का गैमेट था वो आगे चल के उसमें मतलब हार्मोनल या फिर बोल सकते हैं बहुत सारे केमिकल चेंज होकर आगे क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर देते हैं अपने आप, और आगे फिर क्या होता है, उससे एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि कुछ प्लांट्स के स्पीसीज ऐसे हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बना दे रहे हैं, फ्रूट। तो हम इनको क्या बोलते हैं, ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। वैसे सेम है, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पिक सेम है। पार्थेनोजेनेसिस में क्या हो रहा था, इंडिविजुअल बन रहा था, एनिमल में वो काम हो रहा था कि फीमेल का ही गैमेट आगे चल के एम्ब्रियो बना के एक इंडिविजुअल बना दिया। ठीक है, वो पार्थेनोजेनेसिस हो गया, वहाँ पे मेल की जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पार्थेनोकार्पिक जो हो रहा है ये प्लांट्स में हो रहा है, फ्रूट बनाने में, यहाँ पे फ्रूट की फॉर्मेशन हो जा रही है बिना फर्टिलाइजेशन किए। तो ये क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है, बनाना इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट आर सीडलेस। ठीक है, जैसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल बनाना है, बनाना कैसा है, इसमें कैसे फीमेल वाले पार्ट से ही बिना फर्टिलाइजेशन के ही कैसे क्या बन जा रहा है, फ्रूट कैसे बन रहा है, क्योंकि कुछ यहाँ पे क्या होंगे, ग्रोथ हार्मोन जो PGR है। ठीक है, प्लांट्स में भी हार्मोन होते हैं, उनका भी क्या होता है, इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि हार्मोन्स का ही रोल होता है सब कुछ, क्योंकि बिना मेल गैमेट के ही फ्यूजन के ही आगे का अगर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे केमिकल जितने भी हार्मोन्स है ये सब का बहुत रोल होता है। तो प्लांट्स में भी अगर बन रहा है फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे ग्रोथ हार्मोन्स की। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, सीडलेस, यहाँ पे सीडलेस फ्रूट बनेंगे, मीन्स यहाँ ऐसे फ्रूट बनेंगे आगे यहाँ पे सीड नहीं प्रेजेंट है, केला में सीड नहीं ज़्यादा करके पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ, पहले स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ये सीड का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से सीड को फोड़ दिया गया है, मीन्स तोड़ दिया गया है, और यहाँ पे 2 कॉटिलेडन देखने को मिले हैं। ठीक है, ये माइकोपाइलर एंड है। आगे देखिए ये जो ऊपर वाला ये सीड है ना, ये सीड कोट है, ये कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवर कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अंदर क्या एंडोस्पर्म है, मीन्स ढेर सारा खाना भरा हुआ है। ठीक है, ये बीच में कॉटिलिडन है। अब देखिए एक चीज़ आप यहाँ देखिए, ये कॉटिलिडन के जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसे बोलेंगे एपिकोटाइल। ये आगे चल के जर्मिनेट जब सीड करेगा तो यहाँ से क्या बनाएगा, यहाँ से स्टेम की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और जो नीचे वाला इस यहाँ से देखिए नीचे वाला जो पार्ट होगा हाइपोकोटाइल, ये आगे चल के जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, रूट्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम है। यहाँ पे देखिए शूट एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम है, यहाँ से शूट बनेंगे। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ से क्या बनेंगे, रूट टिप बनेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए ये भी सीट है, ये जो कवरिंग है सीट कोट है। ठीक, यहाँ पे ये देखिए एक साइड में क्या कॉटिलिडन, मीन्स ये मोनोकॉट का सीट है। यहाँ पे 2 कॉटिलिडन देखने को मिले थे ये वाले स्ट्रक्चर में, 1 2 तो डाइकॉट का सीट था। यहाँ पे एक ही कॉटिलिडन देखने को मिल रहा है, तो ये मोनोकॉट के सीट है। ठीक है, यहाँ पे साइड में क्या एंडोस्पर्म बचा हुआ, मीन्स पूरे तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ है एम्ब्रियो का उसने पूरा एंडोस्पर्म नहीं खाया है, कुछ बचा हुआ है, तो ये कैसे होंगे, एल्बिनस सीड होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ से क्या निकलेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम, मीन्स यहाँ से शूट की फॉर्मेशन होगी, स्टेम की फॉर्मेशन होगी। जो हाइपोकोटाइल वाला एक्सिस है यहाँ से क्या बनेगा, रूट बनेगा, और ये क्या है, रूट का टिप है। ठीक है,
ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, आप इसको 11th में पढ़े होंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सीड का। यहाँ पे देखिए जो बाहर वाली लेयर है, एकदम बाहर बाहर, इसको बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, पेरिकार्प क्या होगा कि फ्रूट की बाहर की लेयर होगी, मीन्स ओवरी का जो वॉल था आगे चल के क्या बना दिया, फ्रूट का वॉल बना दिया, इसे पेरिकार्प बोलेंगे। ठीक है, ये वाला पूरा जो एरिया है एंडोस्पर्म में, तब यहाँ पे खूब खाना भरे हुए हैं। ये वाला देखिए स्केटुलम है, स्केटुलम क्या है, एक कॉटिलीडन है, ये भी किस में देखने को मिल रहा है, मोनोकॉट में। एग्जाम्पल है ये मेज में देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये प्ल्यूम्यूल है, प्ल्यूम्यूल के ऊपर अनडिफरेंशिएटेड कवरिंग है। ठीक है, जो प्ल्यूम्यूल है यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से स्टेम की टिप निकलेगी, मीन्स यहाँ से स्टेम की फॉर्मेशन होगी जब हम इसको ग्रो कराएंगे। यहाँ पे देखिए जो प्ल्यूम्यूल के ऊपर अनडिफरेंशिएटेड कवरिंग है ना, तो इसको क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर नीचे रेडिकल, रेडिकल से क्या निकलेंगे, रूट के टिप निकलेंगे, मीन्स रूट की फॉर्मेशन यहाँ से होगी। और यहाँ पे कॉल्यूराइजर, ये भी क्या अनडिफरेंशिएटेड सीट है। ठीक है, आगे के स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये है सेब का, मीन्स एप्पल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए जो ये फ्रूट है, हमको फ्रूट यही तो हम खाते हैं, तो ये क्या है, ये थैलमस का कंट्रीब्यूशन, मीन्स कि थैलमस से बना हुआ है, फॉल्स फ्रूट है ये, हम लोग जो खाते हैं फॉल्स फ्रूट है। ठीक है, बीच में देखिए क्या है, सीड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अच्छे से स्ट्रक्चर दिखा है थैलमस का इधर, और सीड का भी अच्छे से स्ट्रक्चर दिखाया है। जो बाहर वाली जो स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं एंडोकार्प। ठीक है, और जो इसके साइड साइड ये जिसे हम खाते हैं इसको बोलते हैं मेसोकार्प। ओके, आगे देखिए स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलता है ये पूरा थैलमस का जो बना हुआ फ्रूट है, पूरा थैलमस है। और देखते हैं जो स्ट्रॉबेरी है, छोटे छोटे वहाँ पे इस तरीके से कुछ मतलब स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, मीन्स बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा आउटर ग्रोथ है, तो इसको बोलते हैं एक्टिन। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे हम सीड के बारे में अच्छाइयाँ पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं। यहाँ पे देखिए सीड ऑफर सेवरल एडवांटेज टू द एंजियोस्पर्म। जो सीड्स हैं ये क्या करते हैं, बहुत सारे अच्छे एडवांटेज देते हैं किसको, एंजियोस्पर्म्स को। पहला क्या है, Firstly, since the reproductive process such as pollination, fertilization are independent of water, seed formation is more dependable। जैसा कि हम जानते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, चाहे पॉलिनेशन हो गया चाहे फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे वाटर का बहुत कम ही रोल है, मीन्स ट्रांसपोर्ट करने में ही, मेल गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करने में रोल है, आगे कोई काम नहीं है। ठीक है, वाटर का। लेकिन जो सीड की फॉर्मेशन है ना, ये वाटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, अगर सीड रहेगा तो ईजिली क्या होगा, वहाँ पे सीड अच्छे से ग्रो कर पाएगा। जो सीड की फॉर्मेशन है ना, वो पानी पे डिपेंडेबल है। आगे देखते हैं, ऑल्सो सीड हैव बेटर एडॉप्टिक स्ट्रेटजी फॉर द डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट एंड हेल्प द स्पीसीज टू कॉलोनाइज इनटू द अदर एरिया। सीड के पास अच्छी बोलते हैं रणनीति है या फिर स्ट्रेटजी है कि क्या कर सकते हैं कि आप कहीं भी उनको ग्रो करा सकते हैं। उनके पास क्या एडॉप्टेशन है। ठीक है, किसी भी नए हैबिटेट में लेके जाइए सीड और उसको ग्रो कराइए, मतलब फेवरेबल कंडीशन देख के। ऐसा नहीं है कि आप लेके जाके कहीं दूसरी जगह ग्रो करा रहे हैं लेकिन कंडीशन वहाँ पे कुछ अलग ही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, वाटर मिल ही नहीं रहा है, तो ग्रो नहीं करेगा। उसके साथ साथ आपको देखना है कि वहाँ पे वाटर अच्छा है, वहाँ का टेम्परेचर अच्छा है, वहाँ पे सच में सही में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है कि नहीं, मतलब पूरा सब कुछ आपको देखना है, उसका फेवरेबल कंडीशन देख के ही ग्रो कराना है, तो आपका जो सीड है किसी भी एरिया में ग्रो कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, यंग सीडलिंग आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन दियर ओन। ठीक है, जैसे जैसे जो सीड है उनमें क्या होता है, खाना भरा होता है, सफिशिएंट फूड रिजर्व होते हैं। ठीक है, जो सीड को हम जब ग्रो कराते हैं, मीन्स हम लोग जब उसको सॉइल में सोन कर दें, बो दिए, तो जो धीरे धीरे सीड है ना, इस पर क्या होगा, रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बाहर से वाटर मिल रहा है, बाहर से ऑक्सीजन है, सारा टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन, तो ये धीरे धीरे किस में, सीडलिंग में ग्रो करेंगे। ठीक है, तो सीड में क्या होता है, कुछ खाना स्टोर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सीडलिंग है, हम बोल सकते हैं कि जो छोटे छोटे इसमें से प्लांटलेट निकलेंगे ना, उनको यहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगी। तब तक लेंगे इससे न्यूट्रिशन जब तक कि ये खुद आगे चल के, ये जो प्लांटलेट है आगे चल के खुद फोटोसिंथेसिस ना करें। ठीक है, आगे चलते हैं, द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू यंग एम्ब्रियो। ठीक है, जो हार्ड सीड कोट है ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं यंग एम्ब्रियो को। ठीक है, आगे देखिए, बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। ठीक है, यहाँ पे जो सीड है ये क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है अलग अलग है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक, आगे चलते हैं सीड के बारे में। सीड इज द बेसिस ऑफ और एग्रीकल्चर। ठीक है, जो हमारा एग्रीकल्चर हो रहा है, जो खेती हो रही है, अगर सीड ही ना रहे तो खेती कैसे होगी, क्योंकि सीड से ही तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ढेर सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी क्रॉप का। ठीक है, डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मेच्योर सीड आर द क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ द सीड विच कैन बी स्टोर एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड आल्सो टू राइज एंड क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन। ठीक है, जो डिहाइड्रेशन है, जो डॉर्मेंसी नेचर है सीड का, इसी वजह से हम उसको क्या करते हैं कि सीड को बहुत सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं अपने घर में। आप देखेंगे गेहूं हो गया, चावल हो गया, चने हो गए, ये सब हम अपने घर में क्या करते हैं, सालों सालों तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि सीड में केवल 10 to 15% ही वाटर कंटेंट बच जाता है एज कम्पेयर टू मॉइस्चर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उनकी जो डॉर्मेंसी फेज है, मीन्स
मेटाबॉलिज्म होगा बट स्लो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से हम उसको काफ़ी समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन आया, अगर हम चाहते हैं कि हम ये जो गेहूँ रखें, इसको हम क्या कर सकते हैं कि हम इसकी खेती कर दें, तो वो जो गेहूँ है हम उसको उठा के अगर सॉइल में फेंक दिए, ठीक है, उसको हम बो दिए, तो वहाँ पे क्या होगा कि जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो यही सीड आगे चल के क्या करने लगेगा, धीरे धीरे प्लांटलेट बनाने लगेगा, सीडलिंग बनाएगा, फिर छोटे छोटे प्लांट्स बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो क्या है, सीड के पास ऐसी कैपेसिटी है जिसकी वजह से हम क्या कर ले रहे हैं, स्टोर करके रख ले रहे हैं कई सालों तक, और आगे चल के जो नेक्स्ट सीजन आएगा उसमें हम इसी सीड से फिर से हम क्रॉप प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या है, डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी है। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि पानी का कंटेंट कम है, उनमें क्या हो रहा है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी बहुत स्लो डाउन हो जा रही है। डोरमेंसी का फेज ऐसा है कि जो इनएक्टिव हो जा रहे हैं, मतलब उनके जो बाहर के मैकेनिज्म है इनएक्टिव हो जा रहे हैं, वो रेस्टिंग फेज में आ जा रहे हैं, बट उनमें रिएक्शन हो रहा है बहुत स्लो हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, Can you imagine the agriculture in absence of seed or the presence of seed which germinate straight away soon after formation and cannot be stored? अगर क्या तुम जो एग्रीकल्चर है बिना सीड के, तुम सोच सकते हो कि अगर सीड नहीं होता तो एग्रीकल्चर हो पाता? नहीं हो पाता। ठीक है, सीड है तभी जाके एग्रीकल्चर अच्छे से हो रहा है, और सीड के पास क्या है, डिहाइड्रेशन डोरमेंसी फेज है, जिसकी वजह से हम सीड को अपने घर में स्टोर करके रख सकते हैं, और हम इसको आगे चल के जब इसका बोल सकते हैं कि फेवरेबल कंडीशन आ जाए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फिर से उगा सकते हैं इसके पौधे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं सीड की। आगे देखते हैं, हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड? एक सवाल मन में आ रहा होगा कि हम लोग सीड को क्या लाइफ टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं? अगर हम जब चाहें तब उससे क्या कर सकते हैं, अनाज उगा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यही है कि जो कुछ सीड होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, 1 या 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, और जब उसका नेक्स्ट सीजन आएगा 3rd ईयर में, वहाँ पे क्या होगा, वो जर्मिनेट कर जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन हो जाएगी। लेकिन सारे सीड की वाइबिलिटी सेम नहीं होती है, कुछ सीडों की क्या होती है, हज़ारों साल की वाइबिलिटी होती है, 1000 साल तक स्टोर करके रखिए, फिर वो क्या करेंगे, आगे चल के ग्रो करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे, फिर से अपना सीड बनाएंगे फर्टिलाइजेशन करके। तो जो वाइबिलिटी है ना, ये भी क्या है, जिस तरीके से पॉलन ग्रेन में हम लोग देख रहे थे कि कुछ अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग वाइबिलिटी थी, तो ऐसे सीड में भी क्या है, वाइबिलिटी अलग है, कुछ का कुछ सालों तक होता है, कुछ महीनों तक होता है, और कई हज़ार साल तक भी होता है वाइबिलिटी। ठीक है, आगे देखते हैं, दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली। ये जो पीरियड है वाइबिलिटी का, ये फिर से क्या करता है, बहुत वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के सीड में। ठीक है, इन फ्यू स्पीसीज द सीड लूज वाइबिलिटी विद इन फ्यू मंथ। कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि जो सीड है ना, वो कुछ महीने में अपनी वाइबिलिटी खो देती है, मीन्स खत्म हो जाता है, वो आगे 1-2 महीने बाद अगर उसे ग्रो कराने की कोशिश करेंगे तो वो आगे चल के जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक, सीड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लाइफ फॉर सेवरल ईयर। जो सीड्स हैं ज़्यादा करके स्पीसीज के क्या करते हैं, कई सालों तक क्या होते हैं, वाइबल रहते हैं, मीन्स कई साल तक आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं, आगे अगर आप चाहेंगे क्रॉप प्रोडक्शन करना उसी सीड से तो हो सकता है। ठीक है, सम सीड कैन रिमेन, अब कुछ सीड के बारे में दिया है, सारी सीड नहीं, अब कुछ सीड जो है रिमेन अलाइव फॉर द 100 ऑफ ईयर। कुछ ऐसी सीड्स हैं जो 100 साल तक जीते हैं, अब उनके बारे में दिया गया है। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड ऑफ वेरी ओल्ड येट वाइबल सीड। कुछ बहुत साल पुरानी सीड है लेकिन क्या अभी भी वाइबल है, मतलब कि अभी भी हम उसको जर्मिनेट कराएं, ग्रो कराएं तो आगे चल के क्या देगा, प्लांट का प्रोडक्शन करके फिर से फर्टिलाइजेशन होगा, फिर से क्या होगा, फ्रूट और सीड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब उसके बारे में देखते हैं। द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपाइन, या फिर इसको बोलते हैं ल्यूपिनस आर्टिकस, इनकैविएटेड फ्रॉम द आर्टिक टुंड्रा। द सीड जर्मिनेट एंड फ्लावर आफ्टर द एस्टिमेट रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर ऑफ डॉर्मेंसी। ठीक है, सबसे पुराना सीड देखा गया कहाँ पे देखा गया, आर्टिक टुंड्रा में, मतलब ठंडी जगह है ये। ठीक है, यहाँ पे देखा गया कि 10,000 साल पुराना सीड था जिसका नाम था ल्यूपाइन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ल्यूपिनस आर्टिकस। ठीक है, आर्टिकस से मान लीजिए आर्टिक जगह से मिला हुआ है, आर्टिक टुंड्रा से, तो इसका नाम है ल्यूपिनस आर्टिकस। ठीक है, ये बहुत पुराना सीड है, इसको 10 साल बाद देखा गया कि 10 साल बाद भी इसको ग्रो कराया गया, जर्मिनेट कराया गया, तो इसमें से क्या निकले, प्लांट निकले, फ्लावर हुआ, फिर से सीड की फॉर्मेशन में, तो जो इसकी वाइबिलिटी है ना 10,000 ईयर से भी ज़्यादा है। आगे देखते हैं, ए रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ द 2,000 ईयर ऑफ ओल्ड वाइबल सीड इज ऑफ द डेट प्लाम, जिसे बोलते हैं फिनॉक्सिक डैक्टिलीफेरा, डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल इनकैविएशन एट द किंग हेरोल्ड पैलेस नियर द डेड सी। ठीक है, एक और भी पुराना सीड है जो कि 2000 साल पुराना है, 2000 ईयर। ठीक है, उसका नाम है, ये क्या है, डेड पाल्म है, इसको बोलते हैं खजूर का प्लांट है, इसको बोलते हैं फिनॉक्सिक डैक्टिलीफेरा। कहाँ इसको देखा गया, डेड सी के किनारे। ठीक है, डेड सी के किनारे क्या था, एक के राजा का महल था जिसका नाम है किंग हेरोल्ड पैलेस। ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड है, डेड सी के पास। ठीक है, तो वहाँ पे 2000 साल पुराना एक सीड था किसका, डेड पाल्म का, जिसका नाम है फिनॉक्सिक डैक्टिलीफेरा, जिसको ग्रो कराया गया, फिर उसमें से भी क्या हुए, सीड बनना स्टार्ट हो गया आगे। ठीक,
आगे देखिए, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका मतलब कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप करना चाहेंगे तो आप इसे कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है जो एपोमैक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, एपोमैक्सिस क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं। ऑल दो सीड इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीसीज ऑफ एस्टिएसी एंड ग्रासेस हैव इवॉल्व्ड अ स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस द सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसे कहते हैं एपोमैक्सिस। आप समझ में आ गया कि सीड क्या है, एक फाइनल प्रोडक्ट है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद। लेकिन कुछ स्पीसीज हैं, कुछ जैसे एस्टिएसी में सनफ्लावर की फैमिली, ग्रासेस की फैमिली, मीन्स ग्रामिनी या पोएसी बोल सकते हैं, इनकी जो फैमिली, इनमें क्या होता है कि जो सीड की फॉर्मेशन है बिना, यहाँ पे जो सीड की प्रोडक्शन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एपोमैक्सिस। अब एक एक मैं करके टर्म को डिफाइन कर रही हूँ। पार्थेनोजेनेसिस में क्या हो रहा था कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल का नहीं हो रहा था एनिमल में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, इंडिविजुअल बन जा रहा था फीमेल के गैमेट से, पार्थेनोजेनेसिस था। पार्थेनोकार्पी में क्या हो रहा था कि फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही थी बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, तो उसे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी बोलते हैं। अब एपोमैक्सिस में क्या हो रहा है, सीड की फॉर्मेशन हो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, क्या है, एपोमैक्सिस है। ठीक, व्हाट इज द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कार्ड। अभी मैंने बोला पार्थेनोकार्पिक बोलेंगे कि जो फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है बिना फर्टिलाइजेशन, इसे क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोल सकते हैं। थस एपोमैक्सिस इज फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एपोमैक्सिस है ये भी क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक ही गैमेट से सब कुछ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ही गैमेट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ फीमेल वाला पार्ट का, मेल यहाँ पे कहीं कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन मिमिक कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोडक्ट है, सीड है, वही तो ये भी बना रहा है ना आगे चल के, तो ये क्या कर रहा है, मिमिक्री कर रहा है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह। आगे देखते हैं, देयर आर सेवरल वे ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एपोमैक्सिक सीड। यहाँ पे बहुत सारे वेज हैं जिससे आप क्या बना सकते हैं, एपोमैक्सिक सीड बना सकते हैं। ठीक, इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड egg cell is formed without the reduction division and develop into the embryo without fertilization। अब कुछ सीड की बात की गई है जिनमें क्या होगा, जो डिप्लॉयड सेल है, मीन्स जाइगोट की बात की, जो डिप्लॉयड सेल है, एक सेल है, वो क्या किए हैं आगे चल के, क्या विदाउट, बिना रिडक्शन डिवीजन किए ही क्या डेवलपमेंट कर दे रहे, एम्ब्रियो, बिना ही फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, कुछ स्पीसीज में हमको देखने मिल रहा है कि जो डिप्लॉयड एग सेल है वो आगे रिडक्शन डिवीजन नहीं किए। ठीक है, कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, आगे उन्होंने क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया, अब बिना फर्टिलाइजेशन के। अब एक नया वर्ड है, इसी को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियो। पॉली एम्ब्रियो में क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है। पॉली का मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो, मीनी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉली एम्ब्रियोजेनी में क्या होगा कि ढेर सारे एम्ब्रियो बन रहे विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चाहे एपोमैक्सिक हो गया, सीड की फॉर्मेशन है बिना फर्टिलाइजेशन के, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में भी क्या हो रही है, यहाँ पे फ्रूट की फॉर्मेशन है बिना फर्टिलाइजेशन के। और पॉली एम्ब्रियोजेनी को बोलते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे क्या बन रहे, एम्ब्रियो बन रहे विदाउट फर्टिलाइजेशन के, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। अब आगे देखते हैं, मेनी ऑफन इन मेनी सिट्रस एंड मैंगो। मीन्स सिट्रस का मतलब होते हैं कि ऑरेंज हो गए, जो खट्टे बोल सकते हैं फ्रूट से, उनकी बात की गई है। ठीक है, वैरायटी ऑफ सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोस्टिट्यूट इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। ठीक है, जैसे हमने देखा था क्या, ओवल के अंदर इस तरीके से एम्ब्रियो था, उसके साइड साइड न्यूक्लियस के ढेर सारे सेल प्रेजेंट थे। फिर क्या था, इनर इंटीग्मेंट था, आउटर इंटीग्मेंट था, इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा था। जो न्यूक्लियस के सेल है ना, ये आगे चल के क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आगे चल के डिवाइड करके क्या बना रहे हैं, एम्ब्रियो बना रहे हैं। यही होता है पॉली एम्ब्रियोनी। मीन्स जो पॉली एम्ब्रियोनी है, मीन्स ढेर सारे जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहे हैं ना बिना फर्टिलाइजेशन के। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किसका, न्यूक्लियस सेल का। न्यूक्लियस सेल ही आगे अपने आप को खूब डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वो डिवाइड कर रहा है और आगे चल के क्या बना रहा है, ढेर सारे, बहुत सारे क्या बना रहे हैं, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इन such species each ovule contain many embryo, occurrence of more than one embryo in this set refers to it polyembryogeny। ठीक है, polyembryogeny में क्या हो रहा है कि एक ओवल के अंदर ढेर सारे एम्ब्रियो देखने को मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इस ओवल के अंदर क्या हुआ, जो न्यूक्लियस के सेल है ना, यही डिवाइड करके ढेर सारे एम्ब्रियो बना दिए। ठीक है, और ये एम्ब्रियो हम एक किस में देख रहे हैं, एक ओवल के अंदर ढेर सारे हम क्या देख रहे हैं, एम्ब्रियो देख रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोजेनी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे दिया गया है कुछ क्वेश्चन। टेक आउट सम seed of orange and switch them, observe the many embryo of the different size and the shape from each seed। आप लोगों ने संतरा खाया होगा यार, आप लेमन नींबू देख लीजिए, उसमें भी आपको छोटे छोटे क्या देखने को मिलते हैं, सीड, वही क्या है, पॉली एम्ब्रियो है। ठीक, काउंट द नंबर ऑफ द एम्ब्रियो इन ईच सीड। आपको काउंट भी करना है, लेकिन ऐसा कुछ मत करिए, सब बकवास है।
व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ द एपोमेस्टिक एम्ब्रियो, ये इंपॉर्टेंट है। ये जेनेटिक नेचर क्या है एपोमेस्टिक एम्ब्रियो का, वो कैसे होंगे, एसेक्सुअल होंगे, ठीक है। क्योंकि जेनेटिक नेचर पूछा है तो वहाँ पे वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। एपोमैक्सिस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सीड की फॉर्मेशन हो जा रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए सीड की फॉर्मेशन हो जा रही है और ये मेमिक कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह। मीन्स हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे लिखा भी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये एपोमैक्सिस और मेमिक्स कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे सीड की फॉर्मेशन हो रही है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो हम ये कह सकते हैं कि एसेक्सुअल है, ठीक। कैन दे कॉल्ड बी क्लोन, हाँ हम लोग क्लोन भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं। हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर बीइंग एक्सटेंडली कल्टिवेटेड। आपने देखा है आजकल मार्केट में हर सीजन में आपको सारे फ्रूट सारे वेजिटेबल्स मिल जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो हाइब्रिड वैरायटी है। मीन्स हाइब्रिडाइजेशन करा दिया गया है जेनेटिकली, उनमें जीन में कुछ वेरिएशन करा दिया जिसकी वजह से ना वो एडाप्टेशन कर लिए कि आप कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो कराएंगे, किसी भी सीजन में, तो क्या कर लेंगे, ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं हाइब्रिड वैराइटीज़। कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज़ टर्मिनेटली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। आजकल जो हाइब्रिड की कल्टिवेशन है बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड, अब केवल एक प्रॉब्लम है, अब वो प्रॉब्लम पढ़ते हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द हाइब्रिड इज दैट द हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर। एक प्रॉब्लम यही है कि हाइब्रिड सीड को ना हर साल आपको बनाना पड़ेगा। मीन्स कि हाइब्रिड सीड का आपका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन आप करके बनाए, मान लीजिए आपने गेहूं का हाइब्रिड सीड बना दिया, तो आप ये नहीं कर सकते कि इस साल आपने गेहूं बोया तो जो सीड बचे हैं अगली बार फिर से नेक्स्ट सीजन आएगा तो ग्रो करा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। आपको हर साल नया हाइब्रिड सीड मार्केट से खरीद के ला के फिर से बोना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग तो हाइब्रिड सीड नहीं बना सकते ना, ये सब तो जेनेटिकली लेवल पे होगा, मीन्स एग्रीकल्चर फॉर्म में होगा ये सब ना। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों होता है, हर साल हमें क्यों हाइब्रिड सीड लेने पड़ते हैं, मीन्स नया लेना पड़ता है। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द सीड कल्टिवेटेड फ्रॉम द हाइब्रिड आर सोन द प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टर, ठीक है। जब अगर हम लोग हाइब्रिड सीड हमने बोया था, अब उसको फिर से दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, खेत में बो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो हाइब्रिड जो प्रोजेनी होंगे वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, मीन्स प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो प्रोडक्शन था पहले वो अब उस इतना नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगी, कम। यहाँ पे क्या होंगे कि ये जो प्रोजेनी है ये सेग्रीगेट हो जाएंगे और वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे क्या, हाइब्रिड कैरेक्टर को, प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। इसीलिए हर साल आपको हाइब्रिड सीड बाहर से मतलब मार्केट से खरीद के फिर आपको क्या करना है, कल्टीवेशन करना है। नहीं तो आप ये सोच रहे कि हमने एक बार हाइब्रिड सीड खरीदा था मार्केट से और हम उसको कल्टीवेशन करा के फिर से स्टोर कर लेंगे उसके सीड को, फिर से कल्टीवेशन कराएंगे, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहाँ जो प्रोजेनी बनेंगे, ठीक है, वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। आगे देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ द हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर। जो प्रोडक्शन है हाइब्रिड सीड का ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत महंगा है, तो वो फार्मर हर साल तो खरीद नहीं पाएगा ना हाइब्रिड सीड मार्केट से। तो उसके लिए अब क्या है, if these hybrid are made into apomixed there is no segregation of character in the hybrid progeny, then the farmer can keep on using the hybrid seed to raise new crop every year and he does not have to buy hybrid seed every year, ठीक है। अगर यही हाइब्रिड सीड में एपोमैक्सिस करा दिया जाए, एपोमैक्सिस में क्या हो रहा है, सीड की फॉर्मेशन करा रहे हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, तो जो सेग्रीगेशन है प्रोजेनी में ऐसा कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा और फार्मर को बार बार हाइब्रिड सीड खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो हाइब्रिड सीड उसने उगाया है फिर से अगर उसको स्टोर करके वो सीड को फिर से उगा दे तो उससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन उतना ही रहेगा, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी, ठीक है। तो ये फार्मर के लिए भी अच्छा है और जो हाइब्रिड कंपनियां हैं जहाँ पे बन रही हैं उनके लिए भी सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पैसा कम लग रहा है, ठीक। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द एपोमैक्सिस इन द हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन मेनी लैबोरेटरी अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक ऑफ द एपोमैक्सिस एंड टू ट्रांसपोर्ट द एपोमैस्टिक जीन इनटू द हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है। जो एपोमैक्सिस की कहानी है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, मीन्स सीड की इंडस्ट्रीज है, ये जो कंपनी है, ये सब और बहुत सारी लैबोरेटरी में क्या हो रहा है, पूरी तरीके से रिसर्च हो रहा है कि किस तरीके से एपोमैक्सिस सीड बनते हैं, कैसे हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं हाइब्रिड सीड में। तो पूरी तरीके से क्या हो रहा है, इसके ऊपर स्टडी किया जा रहा है और आगे चल के जो एपोमैक्सिस के जो सीड होंगे उनको भी देखा जाएगा हाइब्रिड सीड में, ताकि जो प्रोडक्टिविटी हो हाई हो और जो कॉस्ट है इन सीड का कम रहे, ठीक। ये चैप्टर यहाँ पे अब खत्म हो चुका है। अब आगे हम लोग समरी को देख लेते हैं कि समरी में क्या क्या है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है ना समरी में भी छिपी होती है, तो हम लोग समरी से भी कुछ चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए एक बार समरी को भी देख लेते हैं। फ्लावर आर द सीट या फिर साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या है, फ्लावर ऐसा साइट है जहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, हम लोग पहले ही पढ़े थे इसे। इन फ्लावर एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमन रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनेसियम कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। फ्लावर के अंदर जो एंड्रोसियम है मीन्स स्टैमेन थे, मीन्स यहाँ पे क्या था, एंथर था ऊपर और नीचे क्या थे, फिलामेंट, ये स्टैमेन थे, इसे हम क्या बोल रहे थे, जो स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं एंड्रोसियम। और गाइनेशियम में क्या था, पिस्टिल या कार्पेल, ठीक है। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर थे, ऊपर स्टिग्मा थे, स्टाइल था, ओवरी था। आगे देखते हैं। ए टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड
डाइथिकस एंड टेट्रास्पोजिनेटेड। जैसा कि हमने देखा था कि जो एंथर होते हैं ज़्यादा करके क्या होते हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, 2 लोब पाया जाएगा और हर एक लोब में क्या होगा, एक एक थीका होगा, तो इसे हम बोलते हैं डाइथिकस बोलते हैं। और यहाँ पे टेट्रास्पोजिनेटेड स्ट्रक्चर है, इनका जो स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, 4 कोनों वाला होगा और यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पॉलन ग्रेन का घर देखेंगे, उसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, यहाँ पे। और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होगा, बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, इसी में क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, मींस पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होगी, ठीक। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा गया है द पॉलन ग्रेन डेवलप इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। जो पॉलन ग्रेन है कहाँ बन रहे, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बन रहे, क्योंकि उसके अंदर ही क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट है, तो उसमें ही मियोसिस हो रहा है और आगे चल के पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो रही है। 4 वॉल द एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैप्टम सराउंडेड द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर क्या है, 4 लेयर है। पहला क्या है, एपिडर्मिस है, इंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है और टैप्टम है, ठीक है। जो बाहर के 3 लेयर है, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और साथ में जब पूरी तरीके से क्या हो, पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो यही क्या करती है, डेसेंस कराती है, एंथर को तोड़ती हैं, ये जो वॉल यही ब्रेक होती है ताकि पॉलन ग्रेन क्या कर सके, बाहर डिस्पर्स्ड कर सके, ठीक है। और जो टैप्टम है ये सबसे अंदर वाली लेयर है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम की, यहाँ से क्या हो रहा है न्यूट्रिशन मिल रहा है, किसको, इस पॉलन ग्रेन को मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे दिया है सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू लाइन इन द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम अंडरगो मियोसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टू फॉर्म द टेट्राड ऑफ द माइक्रोस्पोर, ठीक है। जो सेल है स्पोरोजेनस टिश्यू के कहाँ प्रेजेंट है, एकदम सेंटर में प्रेजेंट है, मान लीजिए माइक्रोस्पोरेंजियम, उसी के सेंटर में यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू, इसी में क्या होगा, मियोसिस होगा और आगे चल के क्या बनाएंगे, 4 टेट्राड स्ट्रक्चर बनाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनाएंगे जो क्या होंगे, एकदम चिपके होंगे, ठीक है, इस तरीके से होंगे। आगे देखते हैं इंडिविजुअल, अगर हम इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर की बात करते हैं मैच्योर इनटू पॉलन ग्रेन, यहाँ पे जो 4 बनेंगे एक साथ टेट्राड वाइज स्ट्रक्चर में, आगे चल के क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे जब मैच्योर फॉर्म में हो जाएंगे पॉलन ग्रेन, ठीक है। आगे लिखा है पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन। जो पॉलन ग्रेन है इसको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, ठीक। द पॉलन ग्रेन हैव 2 लेयर वॉल, द आउटर इज एक्साइन, इनर इज एंटाइन। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलन ग्रेन के पास भी 2 वॉल होती है, इस तरीके से मान लीजिए अंदर एंटाइन है, ठीक है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन के कंटेंट है, यहाँ पे सेल है, बाहर की जो लेयर है वो डिसकंटिन्यूअस होगी इस तरीके से, ये एक्साइन बोलते हैं, अंदर वाले को एंटाइन बोलते हैं, ठीक है। अंदर वाली जो लेयर है एंटाइन, ये किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है और पैक्टिन की। जो बाहर की लेयर है जो डिसकंटिन्यूअस है, इसकी किसकी बनी है, स्पोरोपॉलिनिन की। जो स्पोरोपॉलिनिन है ये क्या है, एक रेजिस्टेंट है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो ना एसिड से रिएक्शन करेगा, ना बेस से करेगा, ना किसी एंजाइम से डिग्रेड होगा, ना किसी टेम्परेचर पे खत्म होगा। इसी स्पोरोपॉलिनिन की वजह से ही हम पॉलन ग्रेन को कई सालों तक एज ए फॉसिल रख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपॉलिन एंड हैज अ जंप पोर। ढेर सारे वहाँ पे जंप पोर होंगे क्योंकि डिसकंटिन्यूअस लेयर है, बाहर इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पे जंप पोर होंगे, ये जो स्ट्रक्चर होंगे, ठीक। और बीच में क्या होगा, एंटाइन, जो पूरा कंटिन्यूअस लेयर होगा और अंदर क्या होंगे, बीच में पॉलन ग्रेन के मतलब वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल अंदर प्रेजेंट है, ठीक। आगे देखिए पॉलन ग्रेन मे हैव 2 सेल स्टेज वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल एंड 3 सेल स्टेज वेजिटेटिव एंड 2 मेल गैमेट एट द टाइम ऑफ शेडिंग। शेडिंग का मतलब क्या है कि जब पॉलिनेशन होने वाला उस समय क्या होता है, 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो 60% एंजियोस्पर्म की स्पीसीज है ना, उसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं जो शेडेड होते हैं, मींस पॉलिनेशन होने के पहले पॉलन ग्रेन में क्या देखने को मिलेगा, अंदर एक बड़ा सा जो सेल है वो वेजिटेटिव सेल है, उसका जो न्यूक्लियस होगा ना उसका कोई शेप नहीं है, ठीक है। और छोटा सा स्पेंडल शेप का यहाँ पे न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, वो भी छोटा सा सेल किसका होगा, वेजिटेटिव सेल का होगा। यही वेजिटेटिव सेल आगे चल के पॉलिनेशन होने के बाद वहाँ पे जाके यही माइटोसिस करके क्या बनाएंगे, मेल गैमेट्स बनाएंगे, ठीक। 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म की स्पीसीज है वहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होंगे ना, वेजिटेटिव सेल तो रहेगा ही, ठीक है ये। और जो यहाँ पे जनरेटिव सेल है ये माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट पहले से ही बना के रख लिए हैं, शेडिंग होने से पहले, मींस पॉलिनेशन होने के पहले ही। आगे देखा गया है द पिस्टिल है 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हमने देखा कि जो पिस्टिल इसका 3 पार्ट है, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी हो गया, ठीक है। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ओवरी, ठीक है, ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है। द ओव्यूल हैव अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल प्रोटेक्टिव इंटीग्यूमेंट एंड द ओपनिंग कॉल्ड द माइकोपाइलर, ठीक है, माइकोपाइलर, इन पे इसे माइकोपाइल भी बोलते हैं, ठीक है। जो ओव्यूल है, यहाँ पे ओव्यूल है इस तरीके से, ये ओवरी है, बड़ा सा मान लीजिए, सपोज करिए ओवरी है, ठीक, ये ओवरी है, यहाँ पे ये ओव्यूल वाला पार्ट है, ये बाहर प्लासेंटा होगा, इससे जुड़ा हुआ किसकी हेल्प से, फ्यूनिकल की हेल्प से, और कौन से रीजन में, हाइलम वाले रीजन में, ठीक है। और जो माइकोपाइलर एंड की बात करते हैं वहाँ पे छोटा सा पोर पाया जाएगा और वहीं से क्या होगा, पॉलन ट्यूब जाके आगे फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक। साथ में हमने ये भी देखा था कि जो ओव्यूल है उसके अंदर इस तरीके से क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, या फिर बोल सकते हैं कि एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, और साइड में न्यूक्लियस के सेल होंगे जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, मीन्स इनर इंटीग्यूमेंट बनेंगे, फिर आउटर इंटीग्यूमेंट, और ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि ये जो रीजन है ये माइकोपाइल्स है, यहाँ से ही सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहाँ प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। आगे चलते हैं। द सेंट्रल टिश्यू इज द न्यूक्लियस इन विच द आर्चिस्पोरम डिफरेंशिएट।
ये वाला वर्ड तो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया लेकिन कहीं नहीं देखने को मिला, इसीलिए समरी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें ना चैप्टर में ही नहीं दी है लेकिन समरी में छिपा है। तो जो आर्चिस्पोरम के जो सेल है ना, ये न्यूक्लियस के सेल के पार्ट है, ठीक है। ये आगे चल के क्या करें, डिफ्रेंशिएट होंगे। यहाँ पे इस तरीके से एम्ब्रियो सैक था और साइड साइड में जो न्यूक्लियस के सेल है ना, इन्हीं में से जो न्यूक्लियस का एक सेल होगा वो आगे चल के क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट होगा, मीन्स बदलेगा आर्चिस्पोरम में। ए सेल ऑफ द आर्चिस्पोरम, द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली एंड वन ऑफ द मेगास्पोर फॉर्म द एम्ब्रियो सैक, द फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है उसका जो इस तरीके से चारों तरफ प्रेजेंट जो न्यूक्लियस का एक सेल है जिसका नाम है क्या, वो आगे डिफ्रेंशिएट होंगे, उसका नाम है आर्चिस्पोरम। ठीक है, आगे चल के डिफ्रेंशिएट होंगे और आगे चल के क्या करेंगे, मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन करेंगे जिसमें क्या होगा, मियोसिस होगा ढेर सारा, और आगे क्या बनेगा, 4 मेगास्पोर बनेंगे जिसमें जो 3 होंगे माइकोपाइलर एंड की तरफ से, ठीक है, एम्ब्रियो सैक में, ये क्या होंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। लेकिन जो चलाइजा एंड वाला मेगास्पोर होगा यही क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो यही आगे चल के बनाएगा। और इसी डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोल रहे थे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, कि एक फंक्शनल मेगास्पोर या एक सिंगल मेगास्पोर से क्या बन रहा है, एक बड़ा सा एम्ब्रियो सैक बन जा रहा है, इसी को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, और एम्ब्रियो सैक को ही हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। द मैच्योर एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस। हमने देखा था कि जो एम्ब्रियो सैक थे उसका अरेंजमेंट में दिखा रही हूँ, ये चलाइजा एंड है, ये माइकोपाइलर एंड है। यहाँ पे इस तरीके से 3 सेल थे, यहाँ पे इसको बोलते हैं एंटीपोडल। बीच में जो सेंट्रल सेल था, ठीक है, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते थे, और यहाँ पे माइकोपाइलर एंड पे एग अपरेटस था, मीन्स 2 सिनर्जिड के सेल थे इस तरीके से, और एक एक्स सेल था। तो कितने सेल हो गए, 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ, 6, और एक बड़ा सा सेंट्रल सेल हो गया, 7 सेल हो गए। न्यूक्लियस कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, बीच में 2 हो गए, मीन्स 8 न्यूक्लियस, 7 सेल देखने को मिलते हैं। एट माइक्रोपाइलर एंड, जो माइक्रोपाइलर एंड में देखने को क्या मिलता है, द एग अपरेटस कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड एंड 1 एक्स सेल। ठीक है, जो माइक्रोपाइलर एंड था भी हमने दिखाया कि एंटीपोडल कहाँ प्रेजेंट है, चलाइजा एंड में प्रेजेंट है, बीच में सेंट्रल सेल है, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। माइक्रोपाइलर एंड में क्या देखने को मिल रहा है, एग अपरेटस कैसे बना, 2 सिनर्जिड है और एक एक्स सेल, तो ये तीनों मिला के कहाँ बन रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड में बना, और इसी को क्या बोलते हैं, एग अपरेटस बोलते हैं। एट दी चलाइजा एंड देयर आर 3 एंटीपोडल, चलाइजा एंड में हमें 3 एंटीपोडल देखने को मिलते हैं। एट द सेंटर ऑफ द लार्ज सेंट्रल सेल विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई, जो सेंट्रल सेल है बीच में, उन वहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। अब आगे चलते हैं, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू ट्रांसफर पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, जो पॉलिनेशन है कि एंथर से क्या कर रहे हैं हम लोग, पॉलन को कहाँ लेके जा रहे हैं, स्टिग्मा वाले पार्ट पे। ठीक है, जो पिस्टिल है या फीमेल का जो पार्ट है कार्पेल, उसकी स्टिग्मा पे पॉलिनेशन यही होता है। और इसके पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, द पॉलिनेटिंग एजेंट आर आइदर एबॉयटिक होंगे, विंड हो गया, वाटर हो गया, बॉयटिक में क्या होंगे, एनिमल होंगे, 2 ही पॉलिनेटिंग एजेंट होंगे, एबॉयटिक एंड बॉयटिक। आगे देखते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इन्वॉल्व द ऑल इवेंट फ्रॉम द लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा अंटिल द पॉलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक। व्हेन द पॉलन इज कॉम्पैक्टिबल, मींस पॉलन कॉम्पैक्टिबल तब होगा जब सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन गिरा हो, या फिर वो जो फ्लावर है ना वो यूनिसेक्सुअल हो। ठीक है, मींस बाइसेक्सुअल पॉलन ग्रेन ना हो। कभी कभी ऐसा था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ही क्या देखने को मिला था, सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी शो हो रहा था जेनेटिक मैकेनिज्म के थ्रू। तो क्या होना चाहिए, जो पॉलन ग्रेन होना चाहिए कॉम्पैक्टिबल होना चाहिए, मींस पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन कर ले तुरंत। और पॉलन इनहिबिशन हो व्हेन द पॉलन ग्रेन इज इनकॉम्पैक्टिबल। ठीक है, जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में यही था कि जब पॉलन ग्रेन किसी भी पिस्टिल की स्टिग्मा पे गिरेगा तो पॉलन और पिस्टिल के बीच में क्या होगा, केमिकल कंपोनेंट के थ्रू बातचीत होगी कि तुम मेरी स्पीसीज के हो, तुम कॉम्पैक्टिबल हो कि नहीं हो। अगर कॉम्पैक्टिबल है तो क्या होगा, जो इस तरीके से गिरा हुआ स्टिग्मा वाले पार्ट पे, यहाँ पे पॉलन जर्मिनेट करेगा, यहाँ पे उसमें पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। अगर ये 2 सेल्ड स्टेज है तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल है ये क्या बना रहे हैं, पॉलन ट्यूब, जो लेकिन जनरेटिव सेल है 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करेंगे और कहाँ लेके जाएंगे, जो एम्ब्रियो सैक है यहाँ पे। ये पूरा इस स्ट्रक्चर कितने को क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलेंगे। और साथ में अगर मान लीजिए कुछ पॉलन और भी गिरे हैं जो सेम स्पीसीज के नहीं है या फिर कॉम्पैक्टिबल नहीं है, तो इनका जो जर्मिनेशन है या तो स्टिग्मा पे ही रोक दिया जाएगा कि ये जर्मिनेट नहीं कर पाए कि अपना पॉलन ट्यूब, या फिर अगर कर भी रहे तो जो स्टाइल के टिश्यू है यहाँ तक क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा कि तुम्हारा ग्रोथ नहीं हो सकता क्योंकि तुम हमारे स्पीसीज के नहीं हो या फिर तुम कॉम्पैक्टिबल पॉलन हो ही नहीं। ठीक है, फॉलोइंग कॉम्पैक्टिबल पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड रिजल्टिंग द पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू स्टाइल। अगर कॉम्पैक्टिबल पॉलन है मींस पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो गया तो आगे चल के जो जर्मिनेशन होगा पॉलन ग्रेन का कहाँ से होगा, स्टिग्मा पे होगा, और आगे चल के पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कहाँ होगी, स्टाइल के टिश्यूज में होगी। एंड इंटर द ओव्यूल एंड फाइनली डिस्चार्ज 2 मेल गैमेट इन द सिनर्जिड। ठीक है, ये कहाँ पे इंटर करेंगे, जो फीमेल गैमेटोफाइट है मींस एम्ब्रियो सैक वहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, और कहाँ से जाएंगे, ये मान लीजिए एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर चलाइजा एंड है माइक्रोपाइलर, यहाँ पे एंटीपोडल प्रेजेंट है, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल है, और यहाँ पे
सिनर्जिड हो गया और बीच यहाँ पे एक्सेल हो गया। तो ये पॉलन ट्यूब कहाँ से जाएगा, माइक्रोपायलोनिट से जाएगा, वो भी सिनर्जिड में क्या होंगे, फिलीफॉर्म अपरेटस पाए जाएंगे। ठीक है, ये थिकनिंग है सेल वॉल की, यही क्या करेंगे, गाइड करेंगे पॉलन ट्यूब, क्योंकि तुम इधर से आओ और यहीं इसी के साइटोप्लाज्म से होते हुए, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म से होते हुए फिर ये पॉलन ट्यूब के जो मटेरियल है, मीन्स यहाँ पे 2 मेल गैमेट है, यहीं पे डिस्चार्ज होंगे। एक जाके क्या करेगा, इसके साथ फर्टिलाइजेशन कर लेगा एक सेल के साथ, और दूसरा जाएगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। तो इसे बोलते हैं ट्रिप्लॉइड पेन। पेन का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, आगे चलते हैं। आगे लिखा है एंजियोस्पर्म एग्जिबिट द डबल फर्टिलाइजेशन बिकॉज ऑफ ट्यूब फ्यूजन अकर इन ईच एम्ब्रियो सैक। एक एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 फ्यूजन हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अब नाम क्या है 2 फ्यूजन का, पहला सिंगैमी होगा जो 1 मेल गैमेट किसके साथ फ्यूजन करेगा, एक सेल के साथ, एंड ट्रिपल फ्यूजन जब 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ 1 मेल गैमेट फ्यूज करेगा, तो इसे ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ दिस फ्यूजन आर द डिप्लॉइड जाइगोट एंड द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई, और जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है पेन मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहाँ बनेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। जो सेंट्रल सेल है वो आगे चल के क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना देगा। ठीक है, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फॉर्म द एंडोस्पर्म टिश्यू। द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म ऑलवेज प्रिसीडेड द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, जो जाइगोट है आगे चल के क्या करेंगे, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये आगे चल के क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म टिश्यूज की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जो फॉर्मेशन एंडोस्पर्म का वो सब हमेशा पहले होगा। ज्यादा करके केसेस में क्या होता है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन पहले हो जाती है, तब जाके जाइगोट डेवलप करता है, किस पे, एम्ब्रियो में करता है। क्योंकि जो डेवलपिंग जाइगोट है, आप बोल सकते हैं जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो इसको न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, इसको न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म से ही मिलेगा, क्योंकि एंडोस्पर्म अगर कुछ बना रहेगा तभी तो जाके उसको खाना मिलेगा, आगे चल के डेवलप करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द डेवलपिंग एम्ब्रियो पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेज सच एज द प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप स्टेज, ये बिफोर मैचुरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होंगे इसके कई स्टेज आते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात ये है कि जो मोनोकॉट होंगे और डाइकॉटसीड होंगे, दोनों में ही क्या होगा, जो अर्ली स्टेज के एम्ब्रियो होंगे वो एक दूसरे से सिमिलर होंगे, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेच्योर एम्ब्रियो हो जाएगा तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि मोनोकॉट है या डाइकॉट का है। लेकिन अगर उसका देखा जाए मैचुरेशन के पहले वाले स्टेज एम्ब्रियो के, तो आप उसमें नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, और कौन कौन से स्टेज है, पहला है प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर होगा, फिर हार्ट शेप होगा। इसके बाद ये तीनों क्या होते हैं, मैचुरेशन के पहले वाले एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, जो डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब मैचुरेशन हो जाएगा तो एक मेच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक, मेच्योर, अब यहाँ देखिए डाइकॉटिलिडन एम्ब्रियो की बात की गई है। मेच्योर डाइकॉटिलिडन एम्ब्रियो हैज 2 कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस विद द एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। जो मेच्योर डाइकॉटिलिडन एम्ब्रियो होंगे मीन्स यहाँ पे 2 कॉटिलिडन इस तरीके से पाया जाएगा, यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। ठीक है, ऊपर की तरफ जो जाएगा इसे बोलेंगे एपिकोटाइल। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, स्टेम की फॉर्मेशन होगी, नीचे वाला जो ग्रोथ करेगा इसे बोलेंगे हाइपोकोटाइल। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, रेडिकल की फॉर्मेशन होगी या रूट की फॉर्मेशन होगी। ठीक, आगे चलते हैं। एम्ब्रियो ऑफ द मोनोकॉट्स हैव अ सिंगल कॉटिलिडन। ठीक है, जो एम्ब्रियो होंगे मोनोकॉट्स के उनके पास एक ही कॉटिलिडन होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट में क्या होगा, जाइगोट चेंज होगा एम्ब्रियो में। ठीक है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो भी आगे डेवलप करेंगे, एंडोस्पर्म बनाएंगे, मींस जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स है वो आगे चल के क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके साथ साथ क्या होगा, ओवरी किस में बदलेगा, फ्रूट में बदलेगा, और जो ओव्यूल है ये भी किस में चेंज होगी, सीड में। मीन्स जो ओवरी फ्रूट में जब बदलेगा उसी सेम टाइम ही, उसी साथ साथ में ही क्या ओव्यूल भी किस में बदलेंगे, सीड में बदलेंगे। ओके, आगे चलते हैं। ए फिनोमिना इज कॉल्ड एपोमैक्सिस इज फाउंड इन सम एंजियोस्पर्म पर्टिकुलरली ग्रासेस, या फिर बोल सकते हैं एस्टेसी में, मीन्स सनफ्लावर में देखने को मिल रहा है। एपोमैक्सिस जो फिनोमिना है कुछ ही स्पीसीज में देखने को मिल रहा है एंजियोस्पर्म में, जैसे एस्टेसी फैमिली हो गया या ग्रामिनी पोएसी बोल सकते हैं ग्रास फैमिली को। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें रिजल्ट ये है कि यहाँ पे सीड की फॉर्मेशन हो रही है बिना फर्टिलाइजेशन की, मीन्स ये पूरा पूरा एसेक्सुअल प्रोडक्शन है। ठीक है, एपोमैक्सिस हैव सेवरल एडवांटेज इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। जो एपोमैक्सिस है इनका बहुत सारा एडवांटेज है, कहाँ पे, हॉर्टिकल्चर में। मीन्स हॉर्टिकल्चर का मतलब है जहाँ पे सिर्फ फ्रूट की कल्टीवेशन की जाती है, और एग्रीकल्चर में बहुत सारे क्रॉप्स की, अनाज की कल्टीवेशन की जाती है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे एडवांटेज हैं। आगे चलते हैं। सम एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस मोर देन वन एम्ब्रियो इन दियर सीड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोजेनी। ठीक है, कुछ एंजियोस्पर्म होते हैं जैसे कि सिट्रस में, मैंगो में देखने को मिलता है कि जो न्यूक्लियस के सेल है ना वही आगे डिवाइड करके ढेर सारे एम्ब्रियो बना देते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के ढेर सारे एम्ब्रियो बन गए। तो क्या होगा कि हम एक ही फ्रूट के अंदर ढेर सारे क्या देखते हैं, एम्ब्रियो देखते हैं। कहाँ से बन रहा है, जो एम्ब्रियो है उसके साइड साइड में कौन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के सेल, यही आगे चल के माइटोसिस कर लिए, मीन्स ढेर सारा सेल का डिवीजन करके डिफरेंशिएशन करके क्या बना रहे हैं, एम्ब्रियो बना रहे ढेर सारा। ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रियो का कोई मतलब रोल नहीं है कि वो फर्टिलाइजेशन से बना है।
ठीक, वो कैसे बना है, वो न्यूक्लियस के सेल से ही बना है। तो ये भी कह सकते हैं कि एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मेल गैमेट का यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पे न्यूक्लियस के सेल ही खुद ही आगे चल के माइटोसिस कर रहे हैं और डिफ्रेंशिएट हो जा रहे हैं ढेर सारे एम्ब्रियो में। तो हमें एक फ्रूट के अंदर ढेर सारा क्या देखने को मिलता है, सीड देखने को मिलते हैं। तो वो क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनी। इसका एग्जाम्पल है सिट्रस और मैंगो। ठीक है, ये चैप्टर तो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप इन सब क्वेश्चंस को करिएगा। किसी भी टाइप का अगर कोई भी डाउट है किसी भी लाइन में या किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कोई भी प्रॉब्लम होगी प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगी। और साथ में अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।